नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अमित सक्सेना और आप सभी लोगों का स्वागत है कौशिक अड्डा के आज के इस पॉडकास्ट में। इसको ऑर्गेनाइज करते हैं नक्श फिल्म एंड थिएटर एक्टिंग स्टूडियो फर्रुखाबाद और स्माइल डेंटल क्लिनिक फर्रुखाबाद कादरी गेट। दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में शहर के एक ऐसे हीरो आ रहे हैं जो कि बेसिक शिक्षा में अध्यापक हैं, एक कुशल मंच संचालक भी हैं, युवा साहित्यकार हैं, युवाओं की धड़कन है और साथ साथ उन्हें सम्मानित किया गया है हिंदी गौरव सम्मान से। बहुत ही उत्कृष्ट संगीतकार हैं। इनके हाथों से कोई भी वाद्य यंत्र ऐसा बजा नहीं है जो ये बजा नहीं पाते हैं। वैसे तो सारे लोग इन्हें प्यार से सुबक कहते हैं, लेकिन मैं इन्हें चुंबक कहता हूं, क्योंकि इनके अंदर जो चुंबकीय शक्ति है ना, उससे ये लोगों को आकर्षित करते हैं और आंखों के रास्ते से दिलों में अपनी जगह बना लेते हैं। कुछ लाइनों से इनको बुलाऊंगा कि स्वयं विधाता हे हो मानव, अंतर में विश्वास जगाओ। स्वयं विधाता हे हो मानव, अंतर में विश्वास जगाओ। चलो न मिटते पद चिन्हों पे, अपने रास्ते आप बनाओ। स्वागत करते हैं स्टूडियो में अपने शहर के एक ऐसे युवा हीरो का जिसने पूरे दिलों पर अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है। स्वागत है वैभव सोमवंशी उर्फ चुंबक। बढ़िया। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारा जो निमंत्रण है स्वीकार किया उसे। बहुत बहुत आभार आदरणीय भैया जी। तो शुरुआत करते हैं आज की पॉडकास्ट। हाँ जी। वैभव भाई, ये जानना चाहिए हमारी पब्लिक, हमारी जनता, जो दर्शक लोग हैं, कि ये जो हीरो है, ये हीरो बचपन से एक अध्यापक बनना चाहता था या फिर एक कलाकार? जिस तरह से आप मंच संचालन करते हैं, जिस तरह से आप बहुत सारे वाद्य यंत्र मैंने देखा है आपको बजाते हुए, या फिर इतनी खूबसूरत लेखनी, इतने चुने हुए शब्द मोतियों के समान आप जब मंच पर खड़े होते हैं तो लोग जो है चुंबक की तरह आकर्षित होते हैं। तो ये बचपन से एक कलाकार था अंदर या एक अध्यापक था? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा जो आपने कौशिक अड्डा के माध्यम से हम सबके विचारों को हमारी आम जनता तक पहुंचाने का एक सुंदर सा प्रयास किया है और बहुत ही सफलतम प्रयास किया है। इससे पूर्व में मैंने आपके वीडियोस देखे। वास्तव में आपके अंदर जो कलाकारी छिपी है वो हम लोगों के अंदर नहीं है, आप लोगों से सीख रहे हैं। बाकी जो आपका सवाल था कि बचपन से ही सही मायने में हमारे जो फादर हैं आदरणीय श्री महेश पाल सिंह उपकारी जी राष्ट्रीय साहित्यकार हैं और अध्यापक हैं। हमारी माता जी श्रीमती अनुजा सोमवंशी, वो भी लिखती हैं और वो भी अध्यापक हैं। कहीं ना कहीं परिवेश का बहुत बड़ा असर पड़ता है। हमारे जो बड़े भाई हैं वो भी अध्यापक रहे, उनकी वाइफ, उससे मैं सबसे छोटा भाई हूँ, 3 भाई हैं। 3 भाइयों में सबसे छोटे आप हैं। हमारे दोनों भाई अध्यापक और अध्यापिकाएं हैं भाभी हमारी। तो वो देख देख के कहीं ऐसा माहौल एक बन गया जो मुझे भी शिक्षा के क्षेत्र में ही रुचि आने लगी, आनंद आने लगा। और एक सबसे बड़ी बात है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम अपनी युवा पीढ़ी के साथ, अपने बच्चों के साथ कुछ अच्छा कर दिखाएंगे तो हमारी जो अगली पीढ़ी है वो अच्छी होगी। जो हमारे अंदर संस्कार हैं, जो हमारी सभ्यता है, जो हमारा ज्ञान है, वो हमारे आने वाली पीढ़ी तक पहुंचे, हमारे छोटे छोटे बच्चों तक पहुंचे। इसलिए मैंने ये फील्ड चुना। अच्छा। और आज भी शिक्षा के क्षेत्र में मैं निरंतर मेहनत करता हूँ। हो सकता है मैं कई चीजें सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक ना पहुंचा पाऊँ, बच्चों की गतिविधियां हैं, लेकिन मैं बच्चों को संगीत भी सिखाने का काम करता हूँ। बच्चों को जो अपनी साहित्यकारी, हमारे अंदर जो साहित्य भरा हुआ है वो भी बच्चों को देने का प्रयास करता हूँ। अब बात आती है कि कवि सम्मेलनों की, तो आज की स्थिति ये है कि ढेर सारे कार्यक्रमों में जाने का अवसर मिलता है, वाहवाही मिलती है, मैं बोलता हूँ, सब सुनते हैं, आनंद आता है। लेकिन इसके पीछे जो निहित है कि आखिर मैं इस क्षेत्र में आया कैसे, तो जब बचपन में था, बहुत छोटा था, तब से मैं अपने नगर में डॉक्टर शिवम अंबर जी श्रद्धेय गुरुवर है हम लोगों के, जिनके चरणों में बैठकर हम लोग साहित्य का काका सीखते हैं। उनके द्वारा ढेर सारे कार्यक्रम होते थे, जाने का अवसर मिलता था, उनको लगातार सुनता था पीछे बैठकर। उसके बाद पिताजी का जाना आना रहा ढेर सारी मंचों पर, उनको बैठकर सुनता था और बड़े बड़े साहित्यकारों सुनता। तो ऐसा लगता था
कि आखिर ये बड़ा अच्छा बोल रहे, काश मैं भी ऐसा बोलता, अपने मन के विचारों को कह पाता। धीरे धीरे कुछ लिखा तो बड़ा पिताजी को दिखाया कि पिताजी ये थोड़ा सा लिखा है। उन्होंने पढ़ा, उन्होंने कहा ठीक है चलो पहले पढ़ाई करो, उसके बाद और कुछ करेंगे। मैं पढ़ता भी था, सेंट एंथनी सीनियर सेकेंडरी स्कूल से मेरी स्कूलिंग हुई है। तो आज जब लोग मुझको सुनते हैं तो कहते हैं यार एंथनी स्कूल से पढ़े हो और इंग्लिश के साथ साथ हिंदी पे इतनी अच्छी कमांड, ये कहाँ से आई? मैंने कहा ये सब आशीर्वाद माता पिता का है, हमारे गुरुजनों का है, हमारे परिवेश का है। तो सही मायने में एक परिवेश का बहुत बड़ा असर पड़ता है। वो जो परिवेश है हमारा, शिक्षा का रहा, साहित्य का रहा, साथ ही साथ संगीत का रहा। जब नवरात्रि का अवसर आता था तो हमारे यहाँ सारे लोग शाम को बैठ के भजन कीर्तन करते हैं, अध्यात्म से जुड़े हुए शुरुआत से सारे लोग भजन कीर्तन, मम्मी गा रही हैं, कोई हमारे यहाँ ढोलक बजा रहा, कोई मजीरा बजा रहा, वो धुनें मेरे लगातार कानों में गूंजती रही। उसके बाद कहीं माता रानी की जगराते होते थे, उनमें जाने का अवसर मिलता था, वो धुनें गूंजती रही और वो धुनें ऐसी गूंजी, माँ बागेश्वरी की ऐसी कृपा हुई कि मैंने कुछ सीखने का प्रयास किया और स्वतः सब कुछ मैंने सीखा। ये भी मैं बताऊँ, जितने भी वाद्ययंत्र मैं बजा लेता हूँ वो भी मैंने स्वतः सीखे। आप लोगों के सहयोग से आज जो प्यार मिलता है, जो स्नेह मिलता है, उससे और कुछ आगे निखार लाने का प्रयास करता हूं। तो मैं तो बोलता ही हूँ चुंबक, इसीलिए चुंबक जो है ये आपका स्नेह है, ये आपका प्यार है। और यही नहीं, लगातार फर्रुखाबाद में कहीं भी आपसे भेंट हुई होगी, आपने लगातार यही कहा ये तो चुंबक है भाई, ये तो चुंबक है। तो अब ये चुंबक नाम मैंने दिया, आप चुंबक का आविष्कार आपने किया हमारे लिए, हमारे नाम का आविष्कार आपने किया। और जो सुभग नाम है, सुभग का मतलब भाग्यशाली, समृद्धिवान, ये हमारी माता जी ने दिया। अरे वाह, बहुत अच्छा। हाँ, उन्होंने दिया। तो बोले आप वैभव समझी खाली लिखते हो तो उपनाम होना चाहिए, तो सुभग उन्होंने उपनाम दिया। अच्छा, जैसे युवा हैं आप, बिल्कुल जी, बड़ा अच्छा ये लगता है देख करके, एक युवा आज के समय में, जब ज्यादातर युवाओं के ऊपर जो होता है वो फिल्म्स का और बहुत सारा मतलब क्या कहते हैं उसको, फैशन का सवार रहता है भूत। लेकिन आपके ऊपर ये देखा है कि बहुत अध्यात्म है ना, अंदर अध्यात्म छुपा हुआ है बहुत सारा, बहुत स्पिरिचुअल इंसान हो। तो क्या कहना चाहेंगे आज के युवाओं से इस बात पे ऊपर कि वो आध्यात्मिक हों? आध्यात्मिक होना कितना जायज है, कितना अच्छा है, और उससे क्या उनकी प्रगति क्या होगी? सही मायने में अध्यात्म तो एक इतना बड़ा विषय है जिस पर मैं तो क्या ही चर्चा कर सकता हूँ। पिताजी के सानिध्य में रहा, मेरा श्री राम नगरिया में 1 महीने के लिए कल्पवास करते हैं माँ गंगा के किनारे, और हम लोग वहां पर रुकते हैं। जो घनघोर सर्दी होती है उसमें माँ गंगा में स्नान करते हैं। ऐसा विश्वास रहता है कि माँ गंगे कुछ ना कुछ हम लोगों को देंगी, और ऐसा अगर विश्वास है, उनको विश्वास से मानते हैं तो उसका फल भी मिलता है। लेकिन कष्ट ये होता है, कुछ युवा पीढ़ी हमारी आज थोड़ी सी भटकती हुई चल रही है। उन युवा पीढ़ी को संदेश ये है कि सबसे पहले अपने लक्ष्य को निर्धारित करें। जो चीज हमें पता है हमारे गलत है, हम उसके पीछे क्यों भागे? भाई हमने कई बार देखा, दारू, सिगरेट, ये सारी चीजें सबको पता है, उसमें लिखा हुआ कैंसर है, लेकिन हम फिर भी लेते चले जा रहे हैं। दारू से पता है हमारा ढेर सारा नुकसान है हमारे शरीर के लिए, हम लेते चले जा रहे हैं। भाई उसके स्थान पर हम लोग जूस भी पी सकते हैं, कुछ अच्छा खा पी सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो भटकी हुई युवा पीढ़ी है उसके लिए हम लोग सदैव ये प्रयासरत रहते हैं, उनको समझाने का प्रयास करते हैं। और ये ढेर सारे साहित्यिक आयोजन होते हैं, आध्यात्मिक आयोजन होते हैं, सामाजिक आयोजन होते हैं, उनमें भी जाने का जब प्रयास हम लोग करते हैं। और अगर युवा पीढ़ी बैठी होती तो युवा पीढ़ी को यही संदेश देते हैं कि सर्वप्रथम अपने माता पिता का सम्मान करो, अपने गुरुजनों का सम्मान करो, बड़ों का सम्मान करो, उनसे को सीखो, और समाज में एक आंदोलन चलाओ जिससे हर एक युवा आपस में जुड़े। आपने देखा होगा हम लोग युवा लोग जितने जुड़े लगभग उतने ही कार्यक्रमों में पहुंचते हैं, और जो युवा कोई फैशन में भाग रहा है, कोई कहीं जा रहा है, वो नहीं पहुंचते वहां पर। तो कहीं ना कहीं ये कुछ अलग रास्ते की ओर है, और अगर अलग रास्ते पर आप जाएंगे तो उसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है अगर गलत रास्ते पर जाएंगे। हर आदमी समझदार है। हमारे श्रद्धेय गुरुवर डॉक्टर शिवम अंबर जी कहते हैं कि जो कांटों में मुस्काए जवानी उसको कहते हैं, जो राहें नई बनाए जवानी उसको कहते हैं, और चलते चलते लड़खड़ा जाए ये भी मुमकिन है, पर जो गिरकर फिर उठ जाए जवानी उसको कहते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग, ये हमारी एक जवानी एक एज होती है भटकने की, सही मायने में भटकने की एज होती है। लेकिन मैंने ऐसा कभी अनुभव नहीं किया, मैं भी उसी एज से गुजरा। मैंने कभी ऐसा अनुभव ही नहीं किया मैं भटक रहा हूँ। क्यों नहीं भटक रहा हूँ? अपने बुजुर्गों के सानिध्य में बैठने का प्रयास किया। बिल्कुल। आज हमारी युवा पीढ़ी अपने बड़े बूढ़ों के पास बैठने नहीं चाह रही है। वो कह रहे हैं अरे बड़े बूढ़े क्या है, वो तो मोबाइल चला नहीं पाते, लैपटॉप चला। बेशक वो लैपटॉप मोबाइल नहीं चला पाते, लेकिन उनका जो जीवन काल का जो अनुभव है उसे आप कहां से लेकर आओगे? जो उन्होंने जीवन देखा है, जो पल पल पर संघर्ष रहा है, एक एक क्षण, एक एक पल उन्होंने बहुत संघर्ष से गुजारा है। आज ढेर सारी सुख सुविधाएं हमको मिल रही हैं, ढेर सारे ऐसे साधन हो गए हमारे पास एंजॉयमेंट के, उस समय नहीं थे। लेकिन उनका जो संघर्ष है ये उन्हीं का प्रतिफल है जो हम सब आनंद ले रहे। हम लोग बुजुर्गों के पास बैठ नहीं रहे, और अगर उनके पास हम लोग बैठेंगे नहीं तो हमारा जीवन अंधकारमय होगा, ये बिल्कुल तय है। कल्पना जरूरी है, भावना जरूरी है,
शायरी में शायर की आत्मा जरूरी है, और जीने का सलीका अगर सीखना है तुमको तो बुजुर्गों के सानिध्य में बैठना जरूरी है। सही मायने में सही जीवन जीने की राह हमारे बुजुर्ग लोग, हमारे बड़े लोग, हमारे गुरुजन वही हमें सिखाते हैं। हम क्या है? कुछ भी नहीं है। अगर हमारे पीछे कोई मार्गदर्शक नहीं है, कोई पथ प्रदर्शक नहीं है, या हम किसी को आइडियल नहीं मानते, तो हम लोग नथिंग है। कोई भी जीवन कुछ नहीं, हम लोग ऐसे चलते चले जाएंगे, आराम चलते चले। मतलब क्या मतलब हुआ? मेन चीज कहने का यह है कि आज के युवाओं को एक फोकस, अपना गोल तैयार करना होगा। हाँ। और गलत संगत को छोड़कर उन लोगों के साथ बैठना होगा जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे अनुभवों से गुजरे हैं, और वो जो आपको रास्ता दिखा सकते हैं। संगत का बहुत संगत बड़ा का असर होता है। सत्संगति का बहुत बड़ा असर होता है। ये जितने भी श्रीमद् भागवत कथाएं होती हैं, रामचरितमानस कथाएं, इनका अर्थ ही यही है कि सारे लोग एक साथ बैठे, कम से कम एक साथ बैठे, एक साथ मिले, अच्छे संगत का प्रचार हो, अच्छी भावनाओं का प्रचार प्रसार हो। ये माध्यम रहता है ढेर सारे कार्यक्रमों का। अच्छा, कोई आप अभी पढ़ा रहे हैं, आप अध्यापक हैं, तो कितना टाइम हो गया आपको पढ़ाते हुए? अभी 4 साल हो गया मुझे। और उससे पूर्व हमारा अपना निजी विद्यालय भी चलता है 5 घाट पे। मतलब शिक्षा के क्षेत्र में बचपन से ही जुड़ा हुआ ऐसा परिवेश रहा, हमारा शैक्षिक माहौल रहा। और अभी हमारा जो विवाह हुआ, तो जो पत्नी जी वो भी हमारी शिक्षिका है। हाँ, तो वो लगातार शिवानी कुशवाहा जी है, बड़ा सपोर्ट करती मुझे, समय समय पर बताती हुई, देखो आज मैंने बच्चों के लिए ये किया, क्या आप कर रहे हो ऐसा। हमारी भाभी जी शिक्षिका है, बताती है आज मैंने बच्चों के लिए ये क्या आप कर रहे हो। एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, इससे ढेर सारी चीजें बढ़ती हैं। हमारे और भी मित्र हैं, शिक्षक साथी हैं, वो सब डिस्कस करते हैं, आपस में बताते हैं भाई साहब आज मैंने अपने विद्यालय में ये किया, क्या आप ऐसा कर रहे हो। कंपटीशन की भावना लाते हैं हम लोग, और जब तक कंपटीशन नहीं होगा हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। ये बात भी सही, कंपटीशन में बैठना पड़ेगा हम लोग। हम लोग देखते हैं हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। वो कह रहे हैं यार मैंने आज ऐसा कर दिया, आप देखे कर पाते हो कि नहीं। अच्छा, तो कभी एक बात बताइए, जैसे पढ़ाते वक्त अध्ययन जब आप दे रहे हैं बच्चों को, तो उस वक्त कोई ऐसी कहानी घटी है जिसको सोचने के बाद आप बहुत हंसो? अरे बच्चों के साथ तो ढेर सारी ऐसी घटनाएं। हाँ, बच्चों में तो हम लोग जब रहते हैं तो बच्चे भी कुछ ना कुछ ऐसी घटनाक्रम, कुछ ना कुछ अपने विषय में या कुछ ना कुछ अपने घर के विषय में ऐसी ऐसी बातें बताते हैं जो हम लोग बाद में सोचकर बड़ा आनंदित होते हैं। हमारे बच्चे जब अभी क्लास 8 में कुछ बच्चे थे, और जब पास आउट हुए उसके बाद हम लोगों ने उनका एक फेयरवेल पार्टी रखी, तो बच्चे इतना रो रहे थे, चिपक चिपक के रो रहे थे, इतना परेशान थे, गले लग रहे थे। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने वास्तव में इनको कुछ ऐसा दिया है। आज इनको ऐसा लग रहा है कि वो अपने गुरु से बिछड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है गुरु जी दोबारा मिले ना मिले, तो ये बच्चों का प्रेम है, बच्चों के स्नेह। और मैं सदैव प्रयास करता हूँ बच्चों को हंसा के पढ़ाने का। मैंने कभी मेंटल प्रेशर नहीं डाला। मैं जैसे क्लास में पहुंचा, कोई भी विषय का हमारा मतलब विज्ञान का सब्जेक्ट आया या मैथ का मेरा क्लास है या इंग्लिश का क्लास है, मैं सबसे पहले जाके यही बोलता हूँ भाई ये विषय सबसे सरल है, बिल्कुल टेंशन मत लेना। बच्चा इतने में ही फ्री हो जाता है कि यार जब गुरुजी इतने टेंशन फ्री तो हम तो अपने आप हो जाएंगे। कुछ टीचर हमने देखा जाके मुंह बना के पहुंच गए, निकालो कॉपी, बोर्ड पे लिख दिया, पूरा छाप दिया। वो मैं उस चीजों से बहुत दूर रहा हूँ, निश्चित बहुत दूर रहा हूँ। बच्चों से जुड़ने का प्रयास करता हूँ, बच्चों से बात करता हूँ, बेटा आज सुबह कुछ खा के आए हो कि नहीं यार, बड़ा चेहरा डाउन है, वो जरा हंस के दिखाओ। तो जब एक बच्चा हंसा तो के साथ 4-5 पहले हंस लिए। तो 2 से 4 मिनट मैं इन चीजों पे देता हूँ। जब बच्चा हमसे जुड़ गया, अब मैं धीरे से विषय पे आता हूँ। फिर विषय में ऐसे उदाहरण ले लेके इस तरीके से उनको हंसा खिला के पढ़ाने का प्रयास करता हूँ, ताकि हमारा बच्चा विषय से भी जुड़े रहे, हमारी भावनाओं से भी जुड़ा रहे और हमारा सम्मान भी करता रहे। क्योंकि आज बच्चों की स्थिति वो हो गई है, एक समय ऐसा भी था जब गुरुजी अपने शिष्यों को डांटते थे, मारते तो मजाल किसी शिष्य की हिम्मत नहीं होती थी जवाब दे जाए। लेकिन अब बच्चे जवाब देने लगे, मैंने इस चीज का अनुभव किया है। और ये कहीं ना कहीं गलती सिर्फ बच्चों की नहीं है, कभी कभी गुरुजनों की भी होती है। मैं इस चीज का साक्षी हूं, मैंने देखा है कई गुरुजनों के साथ। तो इसलिए हम गुरुओं को भी प्रयास करना चाहिए कि बच्चे तो अबोध हैं, वो कच्चे घड़े के समान है, हमें उन्हें पक्का बनाना है। उनके अंदर वो समझ नहीं है, तो इतना प्रेशर भी उन पे ना डाल दे कि वो टेंशन में एकदम कुछ भी कहने लगे, कुछ भी जवाब दे। बाद में भले उनको पश्चाताप हो कि यार गलत कह दिया, हमारे गुरुजी थे। लेकिन शुरुआत में उन पे इतना प्रेशर ना करें, उनको बिल्कुल एकदम फ्री माइंड छोड़े। और जब फ्री माइंड होंगे तो बच्चों को पढ़ने में भी मन लगेगा, आपके सम्मान में भी कोई कमी नहीं आएगी और आपको भी रिजल्ट मिलेगा बच्चों से। हमें तो बच्चों से रिजल्ट चाहिए। हम जो आज मेहनत कर रहे हैं, अगर 20 बच्चों की क्लास में पढ़ाया तो हमारा मन रहता है कि अगर 20 नहीं तो कम से कम 15 बच्चे तो उसमें अच्छे निकले। भाई ये ऑब्वियसली होता है कि हर क्लास में हर बच्चे का माइंड एक जैसा नहीं होता। हो सकता है 5 बच्चे कमजोर। तो शिक्षा सबको बराबर देता है, हम तो सबको बराबर बांट रहे हैं, लेकिन बच्चा ले कितनी पा रहा है ये उसके मेंटल डिपेंड कर रहा है। लेकिन हम प्रयास करें कि 20 के 20 बच्चे हमारे अच्छे निकले, क्योंकि बच्चे की प्रगति पे सबसे ज्यादा खुशी माता पिता को होती है। ये तो सत्य है, बिल्कुल इसको तो कोई काट। लेकिन दूसरा अगर कोई व्यक्ति खुशी मनाने वाला है तो वो सिर्फ गुरु है।
बच्चे की खुशी पे माता पिता के बाद सिर्फ खुशी गुरु को ही होती है, बाकी किसी को इतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी गुरु और माता पिता को होती है। तो मैं एक आदर्श गुरु बनने का प्रयास करता हूं, आप सबके सहयोग से, आप सबके स्नेह से लगातार बच्चों में कुछ ना कुछ खुशियां बांटने का प्रयास करता हूं और उनको विषय वस्तु से जोड़ने के लिए हंसी मजाक में ही पढ़ाने का प्रयास करता हूं और करता रहूंगा जीवन भर। हाँ वैभव भाई जी, सबसे पहली रचना, सबसे पहली कुछ लाइनें साहित्य के ऊपर कब लिखी और उनके पीछे प्रेरणा क्या थी? मैंने सबसे पहली 4 पंक्तियां माता पिता को ही समर्पित की। अच्छा। और आज से लगभग 7-8 साल पहले कि प्राप्त करना ज्ञान तो सदगुरु शरण में जाइए, चाहते कल्याण शत धर्म को अपनाइए। वाह। प्राप्त करना ज्ञान सदगुरु शरण में जाइए, चाहते कल्याण शत धर्म को अपनाइए और सृष्टि की संपत्ति सब पितुमातु के चरणों में है। हम लोग भटकते घूम रहे, इधर तीर्थ यात्रा में जा रहे, सोचते हैं हमें कल्याण हो जाए, इधर जा रहे, कल्याण होगा लेकिन तब होगा जब सबसे पहले आप माता पिता को प्रणाम करें, उसके बाद सबको प्रणाम करें। ठीक है, प्राप्त करना ज्ञान सदगुरु शरण में जाइए, चाहते कल्याण शत धर्म को अपनाइए और सृष्टि की संपत्ति सब पितुमातु के चरणों में है, चाहते धन्य शुभग आशीष उनसे पाइए, चाहते धन्य शुभग आशीष उनसे पाइए। बढ़िया। ये 4 पंक्तियां माता पिता के चरणों, ये सबसे पहले लिखी थी? ये सबसे पहले 4 पंक्तियां लिखी थी, उसके बाद कुछ दोहे लिखे और भी फिर लिखता रहा निरंतर। अच्छा, ऐसे मार्केट में जैसे अभी आप हो पूरी तरह से और बहुत बड़े बड़े अपने गुरु लोग जो हैं, अंबर सर हैं और अपने हिंदू जी हैं, आपका इनके बीच में सानिध्य होता है, उठना बैठना होता है, बिल्कुल तरह से आप बहुत आशीर्वाद इसने मिला सभी का। आपको क्या लगता है, जैसे अभी बहुत सारे नए चेहरे मंच पर दिखाई देते हैं, लेकिन कई जगह पर मैंने देखा है कि लगभग एक जैसी ही कविताएं या किसी की और की रचनाएं वो मंच पर पढ़ते हैं, तो ये कितना सही है? मतलब ये भी क्या साहित्य के उसमें आता है कि आप अपना ना पढ़ के किसी और का पढ़ रहे हो, आप बता भी नहीं रहे हो? नहीं, ये तो आपको आपको लगता है ऐसा मार्केट में ऐसा चीजें घोर निंदनीय है। हाँ। किसी दूसरे की रचना पढ़ना, देखिए रचना लिखना एक बहुत बड़ा काम है। कैसे कैसे रचना लिखते पूछो इन फनकारों से, और ये लोहे को काट रहे हैं कागज की तलवारों से। बहुत दिमाग लगता है, बहुत चिंतन करना पड़ता है, बहुत मनन करना पड़ता है, तब एक रचना हो पाती है। हाँ, क्योंकि पहले तो ये क्लियर हो कि किस पे लिखना है, किस पे लिखना है, उसके ऊपर लिखना बिल्कुल सार्थक, मतलब मैसेज पहुंचे लोगों को। मैसेज, रचना का मतलब मैसेज। हम सिर्फ अपना ज्ञान न दिखाएं, अपने विषय में ना लिखें, हम समाज की जो कुरीतियां हैं, जो समाज की समस्याएं हैं, उनको उठाने का प्रयास करें, कहीं राजनीति के माध्यम से या आध्यात्मिक कुरीतियां उनको उठाएं। आपने मंचों पर जाकर ऐसा देखा है कि कुछ ऐसे लोग बिल्कुल देखा, आते होंगे आपके सामने? बिल्कुल देखा, ऐसे ढेर सारे लोग आते हैं। आप मान लीजिए कहीं पर मन संचालन कर रहे हैं और आपको पता है कि रचना किसी और की है, बोल नहीं सकते क्योंकि वो व्यक्ति अब यहाँ पर सम्मानित हो रहा है मंच पे, है ना? तो ये कितना चल रहा है, ये ट्रेंड क्या चल रहा है? ये ट्रेंड बहुत ज्यादा चल रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे खत्म होने कगार पे है। अच्छा। क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना जब से आया, एक व्यक्ति ने जरा सी 4 लाइनें लिखी, वो तुरंत अपनी फेसबुक पे डाल देता है, और जाहिर सी बात है जो लिखेगा वो डालेगा, तो उसकी रचना वो पहले हो गई। हिंदी का शब्द संग्रह जरूर मैच होगा, क्योंकि शब्द उतने ही शब्द तो वही है सारे, और जो सामाजिक समस्याएं हैं वो भी उतने ही है, विषय भी एक हो सकता है, लेकिन बिल्कुल कट्टू-कट एक जैसी रचना हो जाए ये तो असंभव है। नहीं तो कारण क्या है? जैसे मान लीजिए किसी इसका कारण ये है कि हमारे साथी मेहनत नहीं करना चाहते। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि हमें सम्मान मिल जाए, हमें वाहवाही मिल जाए, हमें बड़ी मंच मिल जाए, बड़े लोगों का सानिध्य मिल जाए, लेकिन करना कुछ ना पड़े। सिर्फ इनका सुन लिया 4 लाइन उनकी सुन ली, 5 लाइन उनकी सुन ली, बड़ी बुजुर्गों के पास बैठेंगे नहीं, वरिष्ठों के पास जाएंगे नहीं, सिर्फ मंच का लालच। मेरे पास कई एक फोन आते रहते, भाई साहब ये कार्यक्रम मुझे नहीं बुलाया, तो अब बड़ी समस्या। मैंने कहा यार फर्रुखाबाद में आज कम से कम 150-200 कवि हैं, साहित्यकार हैं, और बहुत होंगे 150-200। मैंने एक अपना अनुमान बताया जिनसे मैं संपर्क में हूँ, बाकी तो हर घर में मैं समझता हूँ साहित्यकार है। जनपद फर्रुखाबाद कहे कि जन जन के अंदर साहित्य छिपा हुआ है, बहुत अच्छे श्रोता भी हैं, बहुत अच्छे वक्ता भी हैं। फर्रुखाबाद का स्नेह जो मैं देखता हूँ, मिलता है मुझे, उससे मुझे प्रतीत होता है कि एक एक व्यक्ति के अंदर कलाकारी है, एक एक व्यक्ति प्रतिभाशाली है, प्रतिभावान है, लेकिन सबको मौका नहीं मिल पाता। इसके लिए मैं अपना सौभाग्य समझता हूं कि मेरे पिताजी पहले से ही मंच पर स्थापित थे, उनकी वजह से मुझे मौका मिल गया। ये सही बात है, मैं कहता हूं हर जगह, मैं कोई अपनी वजह से मंच पर नहीं आया। लेकिन ये कोई गलत बात नहीं है, ये गलत बात, बिल्कुल गलत बात। हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन फिर आपने योग्यता भी दिखाई ना, ये बात यही हुआ। कुछ लोगों ने पहले ये कहा, बोले उनके तो पिताजी थे इसलिए उन्हें मंच मिल जाती है। पिताजी ने कहा बिल्कुल मेरी वजह से मंच मिल गई, लेकिन शब्द तो मेरे नहीं थे, बोल तो मेरे नहीं थे, आवाज मेरी नहीं थी, लहजा मेरा नहीं था। जो प्रतिभा है वो तो उसने दिखाई, और उस प्रतिभा की वजह से उसने अपना स्थान बना लिया। इसमें क्या गलत किया? तो कहीं ना कहीं अवसर नए लोगों को मिलना चाहिए। ये तो है, मैं फिर कहूंगा कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको ये सोचना चाहिए थोड़ा सा कि नए लोगों को मौका जरूर दे।
नए लोगों को मौका देना चाहिए। और मैं स्वयं भी प्रयास करता हूँ, हमारे पिताजी प्रयास करते हैं, कोई कार्यक्रम करते हैं हाँ। उसमें एक दो नए लोगों को बुलाते बुलाते हैं, हैं। कुछ युवा साथी बुलाते हैं। जरूरी नहीं बहुत अच्छा पढ़ जाए, लेकिन वो सबको सुनेंगे। जब हमारे लोगों को और सुनेंगे, बुजुर्गों को सुनेंगे, देख देख के ज्ञान आएगा, देख देख के सीखेंगे, लिखेंगे, उनके सानिध्य में बैठेंगे, उनको दिखाएंगे कि सर आज ये 4 लाइनें लिखी, देखिए जरा कुछ करेक्शन हो, बिल्कुल करा सकते हैं। अच्छा, संचालक के लिए किसी भी व्यक्ति की पंक्ति पढ़ सकते हैं हम लोग, उनके लिए ओपन रहता है, क्योंकि ढेर सारे लोगों को बुलाना है, ढेर सारी बातें करनी, अपनी पंक्तियां कहाँ तक चलेंगी। लेकिन एक साहित्यकार को चाहिए, भले ही वो 4 पंक्तियां पढ़े, लेकिन उसकी अपनी लिखित हो, अपनी मेहनत की हो, अपनी कमाई की हो। और अगर उसकी अपनी पंक्तियां होंगी तो उस पे जो आनंद उसको पढ़ने में आएगा, जो कॉन्फिडेंस उसके अंदर होगा, जो एक स्नेह उसको सबसे मिलेगा, वो अलग ही होगा। और सम्मानित भी जब होंगे तो खुशी होगी, एक हम अपनी वजह खुशी होगी, हम अपनी वजह सम्मानित होंगे। भले ही हम दूसरों पंक्तियां कितनी पढ़ लें, सम्मानित हो जाए, हाँ, लेकिन खुशी नहीं होगी। हाँ, मतलब रियल जैसे कलाकार है, हाँ। वो तो मन में ये वैसा सोचेगा कि भाई हमने तो किसी और की एक्टिंग कर दी, बस, किसी बस। और की लाइनें पढ़ दी है ना। दूसरा, हमारे जनपद के लोग हैं, जनपद में पढ़ रहे हैं, आप नहीं पकड़े जा रहे हो, ठीक है, लेकिन जब आप बाहर कहीं जाएंगे बड़ी मंच, हाँ, तो वहाँ आपको तो तुरंत कैच कर लिया पकड़ा जाएगा। जाएगा। वहां फिर अपने जनपद की बदनामी सी महसूस होती है। बिल्कुल। वहां ये होना चाहिए कि हम जब अपने फरुखाबाद से कहीं बाहर जनपद में जाएं तो हम यहाँ की खुशबू को फैलाने का प्रयास करें, हम अपने फरुखाबाद के जनपद के नाम को रोशन करने का प्रयास करें, यहाँ के लोगों के मान को बढ़ाएं, सम्मान को बढ़ाएं। लेकिन वहां पर भी कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो ये गलतियां हैं। युवा पीढ़ी है, वही अंबर सर कहते हैं कि जो गिरकर फिर उठ जाए जवानी, इसको कहते हैं। तो युवा पीढ़ी है तो गलती करना स्वाभाविक है, और व्यक्ति गलतियों से ही सीखता है। दूसरी बात, कोई व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता, बशर्ते अगर सीखना चाहे तो कोई व्यक्ति, हाँ, सीखना चाहे तो उसके अंदर सीखने की ललक होनी चाहिए, सीखने की ललक होनी चाहिए, क्योंकि परफेक्ट कोई व्यक्ति न हो पाया और ना हो पाएगा पूरे जीवन भर, चाहे वो किसी भी फील्ड का हो, चाहे साहित्य का हो, चाहे अध्यात्म का हो, चाहे संगीत का हो, किसी भी, चाहे कोई नेता हो, राजनेता हो, परफेक्ट तो कोई हो ही नहीं पाएगा। रियल बात है, गलतियां मुझ में भी हैं, गलतियां सब में हैं, तो ये होती रहेंगी, लेकिन समय समय पर उनको सुधारने का, और हर एक बार जो गलती हो जाए वो दोबारा रिपीट ना हो, ये तो कोशिश करनी चाहिए एक युवा साथी को। तो मैं सभी साहित्यकारों से इस मंच के माध्यम से निवेदन भी करना चाहता हूँ, अगर अभी भी दूसरों पंक्तियां पढ़ रहे हो तो यार छोड़ दो, ऐसा मत करो। भाई देखिए, चुंबक जी जो है, यानी कि हमारे सुबक भाई जो है, वो कह रहे हैं ध्यान दीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ये भी मंच संचालन कर रहे होते हैं, और मंच संचालन करते वक्त तो क्योंकि बहुत सारे कवि लोग होते हैं, तो उनके बारे में बोलना है, तो वो एक मंच संचालन की प्रक्रिया ये होती है, उसमें अपना ना भी बोलोगे तो चलता है। लेकिन अगर आप कवि हैं, आप साहित्यकार हैं, तो आपका खुद का लिखा हुआ अगर आप बोलेंगे तो शान बढ़ेगी, आपकी भी, हमारे शहर की भी, और इस मंच की भी जहाँ पर आप परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अच्छा वैभव भाई, अगर आपसे ये बोला जाए कि शहर के 3 वरिष्ठ साहित्यकार बेस्ट आपकी नज़र में गाना, और युवा साहित्यकार 3, उनका 3 लोगों का नाम लेने तो किनका नाम आएगा? युवा साहित्यकार में तो सबसे पहला तो हमारे आदरणीय बड़े भाई का नाम हम लोग लेते हैं बड़े स्नेह से, बड़े प्यार से। और दूसरे, जैसा कि अंबर जी कह देते हैं, उपकार मणि भी एक युवा साहित्यकार, युवा में वरिष्ठ, क्योंकि गजबा मिल की दम है। मणि सर ध्यान रखिए, देखिए पॉडकास्ट देखिएगा, आपकी चर्चा हो रही है। नहीं, बहुत अच्छी गजल, बहुत अच्छा लिखते हैं, आवाज बेस बहुत, अरे आवाज में बेस बहुत अलग है, एकदम बड़ा स्नेह मिलता है सभी का। बाकी जितने भी साहित्यकार हैं, मैं समझता हूँ सभी एक से बढ़कर, हमको 3 लोग, एक से बढ़कर एक है। 3 लोग हमारे भाई जैसे दिलीप कश्यप जी की बात करें, इसमें जो भगत सिंह की रचना लिखी, पूरे देश में उसका प्यार मिल रहा है। अभी लखनऊ कवि कुंभ का कार्यक्रम था, वहां पे जो हम फरुखाबाद 2 ही लोग बुलाए गए, जो हम लोग गए वहां पे पढ़ा, इतना स्नेह मिला हमारे उस भाई को, और मुझे भी मिला साथ में। तो ये सारे साहित्यकार, बाकी जितने भी साहित्यकार हैं, सभी हमारे सम्मानित हैं। और मैं सभी को, बिल्कुल ठीक है, लेकिन देखिए हमेशा क्या होता है हर फील्ड में जी, प्रथम द्वितीय तृतीय तो होता है, होते हैं, बाकी तो बहुत सारे होते हैं। जैसे हमारी लाइन में भी ऐसा ही है कि फिल्म लाइन में भी बहुत सारे कलाकार हैं, लेकिन टॉप के 3 बोले जाए तो 3 ही निकलेंगे। तो उसमें ऐसा नहीं कि बाकी का आप नहीं अगर नाम दे रहे हो तो वो साहित्यकार नहीं है, अरे लेकिन टॉप जो है 3 अगर बोला जाए, मतलब अपने वरिष्ठ जो साहित्यकार हैं, तो उनमें आप किनको जोड़ेंगे 3 नाम? अच्छा, वरिष्ठ में तो फिर डॉक्टर शिवम अंबर सर का तो कोई जोड़ ही नहीं है। अरे साहब, बड़ी बड़ी मंचों पर उनका जाना हुआ, एक जित मैंने उनका देखा राजस्थान में, शायद कहीं उनका सम्मान हुआ, तो वो चेयर पे बैठे हुए हैं और एक पैर उनका पकड़े बैठे आ रहे डॉक्टर कुमार विश्वास सर, एक पैर आ रहे शैलेश लोढ़ा सर पकड़े बैठे, तो कितनी बड़े गर्व की बात है। अच्छा, हम लोग जब उनसे मिलते हैं तो ऐसा लगता है नॉर्मल है, अपने गुरुजी हैं, अपने बैठ लेते हैं चढ़ो। लेकिन जब बाहर हम लोग कहीं जाते हैं, मैं वहाँ आसाम में था, कहीं उसमें शिप पे था, तो वहाँ लोगों ने चर्चा की, हमने कहा भी ये शिप देखो ढाई घाट पे जाके रुकेगी, तो लोगों ने क्या फरुखाबाद से हो गया? हमने हाँ यार, बोले वो डॉक्टर शिवम अंबर जी हैं, एक बार उनको आए, आप मिले उनसे, आपने देखा उनको, लोग अचंबा मानते हैं, मतलब ऐसा मानते हैं सेलिब्रिटी, मतलब और है सेलिब्रिटी, वास्तव में सेलिब्रिटी। एक मैं जी न्यूज़ का प्रोग्राम देख रहा था, पूरा संचालन
अंबर सर ने किया था जी न्यूज के पूर्व प्रोग्राम का। मतलब जी न्यूज अपने आप में एक इंटरनेशनल न्यूज चैनल है और उसका साहित्यिक संचालन जो है अंबर सर कर रहे थे। ये बहुत बड़ी हम लोगों की बहुत उपलब्धि है कि वो उपलब्धि है हमारे फरुखाबाद फरुखाबाद के के लिए, लिए, फरुखाबाद के मान सम्मान को बढ़ाया है मतलब- और ये शहर की पहचान उनसे होने लगी है। हाँ, बिल्कुल। जैसे माधवी माधवी वर्मा के वर्मा नाम जी से बिल्कुल। हमारा शहर पहचाना जाता है, मतलब आज डॉक्टर शिवम अंबर जी के नाम से बिल्कुल, पहचाना जाता है जहाँ भी हम लोग जाते हैं। उसके बाद आदरणीय डॉक्टर संतोष पांडे जी वीरस के वो हाँ, सशक्त संतोष हस्ताक्षर पांडे आए जी, हैं, बहुत क्या लिखते हैं बढ़िया। और मुझे तो उनका विशेष आशीर्वाद मिला। संचालन की गतिविधियों में विशेष उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया, सहयोग दिया और देख देख के उनको सीखते हैं। डॉक्टर गरिमा पांडे लेखनी जी, आप देखें उनका लेखनी में कितना जोड़ है। उसके बाद आपने इंदु सर, छंद सम्राट, कई हास्य रस में, कई श्रृंगार रस में, कई कर्म रस में, तो कोई जोड़ नहीं लोगों का। अच्छा, अंबर सर की एक चीज और देखिए कि उनके साहित्य में आध्यात्म जो ऐसा घुला हुआ है कि आपको हर बार, जैसे अभी उन्होंने अपने वाणी विनायक के प्रोग्राम जो हुआ था हाँ। उसमें गणेश जी के जो चार भुजाएं जो दी हैं, उन चारों भुजाओं का जो उल्लेख किया है, विस्तृत उल्लेख जो किया है, सच में मतलब एक गहन इतना अध्ययन, अध्ययन, गहन शोध बिल्कुल, है। बिल्कुल, गहन श्री शोध। रामचरितमानस पर, श्रीमद् हाँ। भगवद गीता पर और जितने भी ग्रंथ हैं सब पर एक गहन अध्ययन है, गहन शोध है। मतलब उनसे हर बार जब वो बोलते हैं मंच हाँ, कुछ नया तो सीखने को मिलता है, है, नया कुछ हर बार सीखने का मिलता है, हर बार बिल्कुल। सीखने को मिलता है। नया कुछ सीखने का अवसर मिला और हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे धुरंधर लोग हम लोगों को मिले हैं। और फिर भी अगर हम लोग अपनी प्रतिभा के माध्यम से इसी को आगे ना बढ़ा पाए तो क्या मतलब हुआ। किसी कवि ने बड़ी सुंदर 4 पंक्तियां लिखी कि नए कमरों में चीजें पुरानी कौन रखता है, परिंदों को शहरों में पानी कौन लगता है, और तुम्ही ने थाम रखी है गिरती हुई दीवारों को, वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। तो हम युवाओं को सोचना चाहिए कि हमारे बुजुर्ग ये जो कर रहे हैं, अब इनका संघर्ष ये जो जीवन है, बिल्कुल। अब कहीं ना कहीं लोगों को जरूरत है, हम ये सिर्फ आशीर्वाद देंगे पीछे से, आशीर्वाद। हम लोगों को उसको आगे बढ़ाना बढ़ाना है, है। हम लोगों को प्रयास करना है, हम लोगों को उसको निखार का लानी है बिल्कुल। ताकि लोगों का नाम अमर रहे। और कभी एक वास्तव में कभी मरता नहीं है। ये तो हम लोग कहते ही हैं, पुष्प को अब डालियां झरने नहीं देंगी, खुशबुओं को दर बदर फिरने नहीं देंगे। आप देखें, हम लोग कहते हैं तुलसीदास जी कह रहे हैं, कबीरदास जी कह रहे हैं, ऐसा लग रहा है अभी कह रहे हैं, अभी कह रहे हैं, मतलब वो हैं, अभी हैं हमारे हैं सामने। हमारे साथ, पुष्प बिल्कुल। को अब डालियां झरने नहीं देंगी, खुशबुओं को दर बदर फिरने नहीं देंगी, और मौत मुझको मार देगी, मान लूं कैसे, शायरी मेरी मुझे मरने नहीं वाह। देगी। तो कितनी सुंदर सुंदर कवियों की कल्पनाएं हैं, हाँ। और बिल्कुल सत्य कल्पनाएं हैं, इनमें कोई भी 1% गलत नहीं निकाल सकता कोई भी। चलिए एक ऐसा प्रश्न करते हैं हाँ जी। जो बिल्कुल सीक्रेट हो आपका। मंचों पर गए हैं, ऊपर वाले की दया से बहुत ही अच्छा व्यक्तित्व है, हाँ, सुंदर, सही मतलब बात है। आपका जो है आकर्षण पूरा व्यक्तित्व में है। तो कभी ऐसा हुआ है कि रचना पढ़ने के बाद कोई सुंदर सी वाला आपके पास आकर आकर्षित होकर जो है उसने आपसे कुछ बातें की हों और ऐसा लगा हो कि उसका आकर्षण बड़ा आपकी तरफ जो है? हाँ, ऐसा कई बार हुआ। मैं नाम तो नहीं लूंगा, नहीं, नाम नहीं लेना है, मंच का भी बिल्कुल नाम नहीं लूंगा। नहीं, बिल्कुल नाम नहीं लेना, जी। किसी का भी नाम नहीं लेना, क्योंकि हमारा अड्डा जो गॉसिप अड्डा है वो बिल्कुल, आपको बताऊं एक चीज की, गॉसिप अड्डा जो टैगलाइन है वो ये है कि एंटरटेनमेंट, नॉलेज और सोशल अवेयरनेस। तो हमारा बिल्कुल भी ये इसमें मत नहीं नाम लीजिए। लेकिन ये प्रश्न इसलिए है कि मुझे ऐसा लगता है कि चुंबक यानी सुबक जो है, भले ही सामने से कितना भी आकर्षण आया हो, लेकिन आपके अंदर वो आकर्षण पैदा नहीं हुआ होगा एक कलाकार के तौर पर। बस मैं यही कहना चाहता था, क्योंकि मंच पे जाने के बाद हम लोगों का एक स्वरूप अपने आप बदल जाता है। मैं आपको बताऊं, जब मैं बोलता हूँ मंच पे तो मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या कह रहा हूँ, रियल बता रहा उसमें ध्यान नहीं रहता हूँ। ये माँ बागेश्वरी की ऐसी कुछ कृपा होती है, अच्छा निकल जाता है। उसके बाद जब मैं नीचे आता हूँ तो कुछ और कहने लगता हूँ, वो समझ में नहीं आता कि वो क्या। जैसे नीचे कोई बड़े अचानक लोग कहते हैं यार 4 पंक्तियां हो जाए, नहीं याद आती है कि यार कौन सी 4 पंक्तियां हो जाए। और जब मंच पे थे ढेर सारी हो जाती हैं। तो कहीं बाहर की किसी मंच पे मैं था, कई एक किस्से हुए, छोटा सा वही था कि जब मैं जैसे ही मंच पे उतरा तो वही आपने लिया किस बाला, तो 2 बालाएं थी और वो दोनों फ्रेंड थी आपस में। अब वो उनमें आपस में झगड़ा पड़ने लगा कि वो खैर वो कहते हैं ना कि वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट देन समथिंग इज लॉस्ट, एंड इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट देन एवरीथिंग इज लॉस्ट। अगर आपका चरित्र चला गया, सब कुछ चला जाएगा। सब कुछ चला बिल्कुल, गया। बिल्कुल। हम लोगों को मंचों पे निरंतर जाना है, हाँ। समाज को एक संदेश देना है, और जब हम खुद ही नहीं उस अनुशासन में रहेंगे, मतलब खुद ही यही अगर चरित्रहीनता दिखाएंगे, इस सवाल के पीछे जो मंशा थी वो यही थी कि युवाओं को ये समझना होगा कि हम किसी भी फील्ड में, हम खासतौर से जो कला की फील्ड है, जैसे कवि, साहित्यकार, कलाकार, एक्टर, सिंगर, इनकी कला से लोग प्रभावित होते हैं। ये बात अगर वो आपसे मिलने आते हैं, मान लीजिए फीमेल्स आपकी कला से प्रभावित हुई, वो आपसे मिलने आ रही है, इसका मतलब कतई ये नहीं है कि वो आपसे फ्रेंडशिप करना चाह रही हैं या आपकी गर्लफ्रेंड बनना चाह रही हैं। और आपको भी या हमें भी
बिल्कुल भी इस चीज का एडवांटेज नहीं लेना चाहिए वही। थोड़ा सा भी, कि अगर हमने हमारी कला से कोई प्रभावित हुआ है और वो आके अगर हमसे बात करता है तो हम उस चीज का एडवांटेज नियंत्रण हमें अपने पे रखना बिल्कुल होगा। नियंत्रण हमें रखना होगा। हो सकता है उसकी नजर कुछ अलग हो, लेकिन नहीं। हम उसको किस नजर से नहीं, देख रहे हैं ये डिपेंड हम पे करता है। ये सत्यता है कि आपकी पर्सनालिटी में 4 चांद 100 चांद लग जाते हैं जब आप मंच पे होते हैं। उस समय वैभव जो है उसका वैभव बढ़ता चला जाता है मंच के ऊपर। ये सब तो वैभव का मंच जब मंच पे वैभव का वैभव बढ़ा हुआ है, अगर वो कुछ भी ऐसा करेंगे तो वो वैभव कम होगा और ये बस सतह कम होगा, चेहरे की रौनक रौनक चली खत्म हो जाएगी, जाएगी, बिल्कुल। प्रभु की कृपा चली जाएगी, ये बिल्कुल, सत्यता बिल्कुल। है। और खासतौर से कला के क्योंकि क्षेत्र में तो बहुत समाज की ज्यादा। हर एक बेटी हमारी बहन है। बिल्कुल। और हम लोगों को जिस दिन हमारा जन्म हुआ इस धरती पर, आपको बताया, उसी दिन ईश्वर कहीं ना कहीं हमारा सूत्र किसी ना किसी बेटी से बांध ही देते देता हैं है। कि जब आप बड़े होगे तब आपका विवाह इस कन्या से होगा। अच्छा, मेरा और वो ढेर सारी वैभव बातें भाई, चली। मेरा इस मामले में थोड़ा सा मेथड ही चलता है कि बचपन से ही ऐसा था कि मैं बेटियों को या माओ को हमेशा भगवान का रूप मानता हूँ। क्या बात और इसलिए मानता हूँ भगवान का रूप, उसके पीछे लॉजिक है जी। कि भगवान का रूप इसलिए नहीं पूजने के लिए या दिखाने के लिए, बोलने के लिए नहीं है। मैंने ये सुना है कि ईश्वर जो होता है वो उत्पत्ति करता है और महिलाएं और स्त्रियां ही जो उत्पत्ति कर सकती हैं, ये ना पुरुषों में होते तो हम होते नहीं क्या? होते ना, ऐसे। इसीलिए मैं उन्हें ईश्वर का रूप मानता हूँ। ये भगवान बात का रूप ईश्वर मानता का रूप है। हूँ। बिल्कुल जितना कष्ट वो सहन करते हैं, अभी तक सुनते थे कि माँ 9 महीने बच्चे को पेट में रखती है तो बड़ा कष्ट का अनुभव करना पड़ा, सुनते थे इसे। सुनते थे। लेकिन इस बार हमारा बेटा हुआ बेटा हुआ। तो मुझे वो केयरिंग करनी पड़ी अपनी वाइफ के साथ, तो देखा कि वास्तव में कष्ट होता है। बिल्कुल। तो कितना कष्ट होता है, उस पीड़ा का अनुभव मैंने अंदर से किया। बिल्कुल करना। उस पीड़ा का अनुभव मैंने किया बिल्कुल, निजी रूप से। अभी तक सुनता था तो कभी देखा नहीं था वो चीज, लेकिन जब देखा तो वास्तव में माँ अपने बच्चे के लिए एक इतना कष्ट सहन करती है। धन्य है वो माँ। आप देखिए पिता कितना ही बच्चे को प्यार करे। छोटा बच्चा है, महीने 2 महीने 5 महीने 1 साल का, उसको खिलाएगा जरूर, लेकिन तभी तक खिलाएगा बस 2 4 5 मिनट। जैसे ही बच्चे रोना शुरू किया, हमने गले बच्चे को पकड़ो, वो माँ ही है माँ छुपा जो उसको छुपा पाए। बिल्कुल, और पूरे दिन पूरी रात, बच्चा रात में 12 बजे जगेगा, माँ उसको 12 बजे फीड करेगी। बिल्कुल। 2 बजे जगेगा, 2 बजे हम लोग सो जाए, बोलिए नहीं जाना। बिल्कुल। तो ये मैंने अपने अनुभव बताया। अच्छा, माँ को पता भी होता है उसकी भाषा, माँ समझ जाती भाषा। कनेक्शन देखिए, हाँ, बच्चा बोल नहीं पा रहा इसलिए है। बता रहे हैं, माँ प्रथम गुरु होती है प्रथम बच्चे गुरु, की, प्रथम गुरु है और सब कुछ है माता। रियल बात है। हम लोग तो बाहर भी रहते हैं, अब मैं यहाँ बैठा हूँ, माँ बच्चे को खिला रही संभाल होगी रही है। या संभाल रही होगी, कुछ भी कर रही होगी। तो ये कहने का मतलब ये है कि माँ वास्तव में, और उस माँ उस बेटी को अगर हम गलत निगाह से देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा घोर पाप हम लोग कर रहे हैं। बिल्कुल। आज जब ये घटनाएं सुनते हैं कि एक छोटी बच्ची के साथ दरिंद्रों ने जो दरिंदगी की, या कुछ लड़कियों के साथ, अभी आप देखा हो कलकत्ता में एक डॉक्टर के साथ कुछ लोगों ने रेप किया आदि, तो ये कितना गलत है। इन लोगों को मैं नहीं समझता है नर्क में भी जगह मिले, क्या होगा इन लोगों के साथ। मतलब कितना गलत कर रहे हैं, घोर अन्याय, घोर पाप कर रहे हैं। ऐसे लोगों को तो सजा, फांसी क्या बल्कि जो अधिकतम सजा हो वो देनी चाहिए। लेकिन अब जो भी है चल रहा है। हम कलाकार इस चीज को कैसे रोक सकते हैं? एक साहित्यकार, एक कवि इस चीज को कैसे रोक सकता है? हम लोग वही है, समाज में संदेश दे सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं। जैसे आज मैं कई जगह जाता हूँ और अगर आपस में फ्रेंड्स का झगड़ा हो जाता है तो वो एक पार्टी या दूसरी पार्टी ये कहती है ऐसा करो भाई भैया को बुला लो। अगर वो होंगे तो ना तो हाथापाई होगी, ना तो गाली गलौज होगी, अब ना कोई झगड़ा हो, ऐसा उनका विश्वास है। क्योंकि मैं प्रयास करता हूँ कि हमारे युवा पीढ़ी जहाँ भी एक साथ खड़े हो उनसे पूछता हूँ आखिर बात क्या, क्यों लड़ रहे हो यार, लड़ क्यों रहे हो, कोई बात है उसका समाधान बात से भी तो कर सकते बिल्कुल। हैं। जरूरी कि हम गोली चलाएं तभी समाधान हो, गोली समस्याएं बढ़ और जाएंगी। बिल्कुल, बात करने से बात करने से समस्याएं हल होंगी। बिल्कुल। और बात करने सब कुछ होता है। हमारे देखे हम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कितना अच्छा बोलते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। और उनके बोलने में ऐसा लगता है हर एक आदमी उनसे सामने सामने बात कर रहा हूँ। जब वो टीवी बोलते हैं, हम उनके भाषण को सुनते हैं तो ऐसा लगता है सीधा सीधा संवाद हमसे कर रहे हो। देखिए आप उनकी बात पड़ता है। तो ये होना चाहिए, हम लोगों को अपने मन के विचार को कहना चाहिए। जैसे हमें आपकी कोई बात बुरी लगी, हम आपको सामने कहेंगे, ना कि हम पीछे जाके कहेंगे यार अमित भैया वो ऐसा करते हो। पीछे कहने का मतलब क्या हुआ, हम थर्ड पर्सन से क्यों कहें, क्या मतलब? हम डायरेक्ट आपसे वो कहें। इस चीज को सुधार भी नहीं सकता ना। वो सुधार सकता नहीं, हम डायरेक्ट आपसे कहेंगे, बात करता हूँ। आज सोशल मीडिया में कभी कभी देखता हूँ वो लोग लिख देते हैं कि ऐसा ऐसा फला फला व्यक्ति उसने मतलब हाँ, सोशल वो अपनी मीडिया खुंदक पे विवाद निकालते हैं। खुन्नस निकालने के, यार क्या मतलब हुआ। उससे नहीं। अच्छा आप चुपचाप घर पे जाते, उनसे बात करते और मैटर सॉल्व हो जाता। डॉक्टर शिवम अंबर जी देखिए, 4 पंक्तियां, कितनी बार बार उनका नाम याद आ रहा है, कितनी सुंदर 4 पंक्तियां कहते हैं कि वो मेरे घर नहीं आता, मैं उसके घर नहीं जाता, मगर इन एहतियातों से रिश्ता मर नहीं जाता, और ये मोहब्बत के आंसू हैं इन्हें आंखों में ही रहने दो, शरीफों के घरों का मसला कहीं बाहर नहीं जाता। वाह। आप देखें अगर वास्तव में शरीफ है, वास्तव में शराफत है, वास्तव में आप खानदानी है,
तो आपकी बात कभी तीसरे के पास नहीं जाएगी, आप आपस में दो लोग उलट लेंगे। नहीं मैच खा रहा, हम लोग बोलना बंद कर देंगे। लेकिन ये नहीं है कि लड़ना नहीं है, बाहर बुराई करें, पीछे निंदा करें, क्या मतलब? जो बात है आप सामने कहें, सामने कहना सीखें। और नहीं सीख पा रहे हैं तो आप अपने बड़े वरिष्ठों के पास बैठे, वरिष्ठों के पास जाएं, उनको बताएं बात, तो वो लोग सिखाएंगे आपको, बताएंगे। तो ये होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बात। तो वैभव भाई, गुस्सा कब आता है और किस बात पर आता है? हाँ, ये तो लोग ऐसा कहते हैं, मुझसे पूछते हैं यार गुस्सा कब आता है, ये सवाल कई लोगों का रहा। गुस्सा कभी हमने देखा ही नहीं कभी आज तक। आप मार्केट में जा रहे हो, अगर पीछे से कोई मार जाएगा, चलो ठीक है। और सही बात भी है, मैं आपको बताऊं, बाजार से कई बार निकलता हूँ, किसी रिक्शे वाले टच कर दिया तो मैं उसको हंस के रिप्लाई देता हूँ, वो भी खुश होकर चला जाता, मैं भी चला जाता, क्योंकि अगर नुकसान जो मेरा होना था वो तो हो ही गया, अब वापिस तो हो नहीं जाए। कुछ लोग उतरे हो नहीं 10-20 पर, क्या मतलब हुआ, हमसे क्यों भिड़े भाई, वो अपना ठीक है, जो लिखा था हमारे जीवन में वो तो हो ही गया, नुकसान लिखा था रुपए से पैसे से, वो हो गया। अब हम क्यों, लेकिन गुस्सा आता है जब कोई व्यक्ति अन्याय की बात करे, असंवैधानिक चले या गलत बात करे, तब गुस्सा आता है। वास्तव में जो अनीति पे चलता है उसके लिए गुस्सा आता है। जैसे ट्रेन में हम कभी अगर बैठे और कोई बड़ा बुजुर्ग आ गया, हमारा ये कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है कि पहले उनको बैठा लें, लेकिन हम बैठे हुए उठ ही नहीं रहे साहब, वहाँ पे गुस्सा आता जरूर कि यार कम से कम इनका ध्यान रखो, हमारे समाज के वयोवृद्ध हैं, वरिष्ठ हैं, बुजुर्ग हैं, इनको भी पहले हम सुरक्षा करें। और गुस्सा करने से कोई फायदा भी नहीं। मैं आपको बताऊं, प्रेम से बड़ा हथियार कुछ भी नहीं आज की दुनिया में। प्रेम बिन जीवन दुखी, प्रेम ही एक सार है, और प्रेम जिस व्यक्ति में नहीं वह विश्व में देता है। प्रेम से आप हर व्यक्ति को जीत सकते हो, प्रेम से किसी भी जो व्यक्ति वाला क्रोध में है उसे भी हम साइलेंट कर सकते हैं। प्रेम में ये वो शक्ति है। आप प्रेम सही मायने में है क्या, एक उदाहरण से आपको बताता हूँ। एक बार अकबर और बीरबल किसी उद्यान में टहलने के लिए जा रहे थे। उन्होंने देखा कि वहाँ पे हिरण और हिरणी का जोड़ा बड़ा सन्न अवस्था में है, दोनों मरे पड़े हैं। पास में बड़ा सुंदर सा एक छोटा सा होल है, उसमें पानी भी है, सारी उपलब्धता है वहाँ पर, धूप भी है, छाँव भी है, पानी भी है, जल है, और हिरण हिरणी दोनों मरे पड़े, थोड़ा जल है। अकबर ने बीरबल से सवाल किया कि ना ही कोई घाव है, ना ही लगे हो कोई बाण, और कहे अकबर सुन बीरबल कह भी निक्षेप रहा। अकबर ने बीरबल से कहा कि ना तो इनको कोई घाव है, ना कोई बाण लगा है, जल की उपलब्धता भी है इतनी कि हाँ एक व्यक्ति का काम चल जाएगा, लेकिन आखिर ये दोनों मर कैसे गए। बीरबल ने जो उत्तर दिया, प्रेम की पूरी परिभाषा वहां से निकल कर आ गई। बीरबल ने कहा कि जल थोड़ा नेहा घना लगे प्रेम के बाण, जल थोड़ा नेहा घना लगे प्रेम के बाण, और तू पीऊ कहे थी निकस गए फिर बाण। आप देखें प्रेम कितना निस्वार्थ है। हिरण हिरणी से कह रहा तुम पी लो, हिरणी हिरण से कह रही नहीं तुम पी लो। अब दोनों ने प्रेम में प्राण त्याग दिए, लेकिन आज ऐसा प्रेम देखने को नहीं मिलता। आज हम लोग सिर्फ अपने स्वार्थ से जुड़े। जब तक व्यक्ति के पास पैसा है, जब तक धन दौलत शौहरत है, इज्जत है, हम उसके साथ जुड़े हुए, और जैसे ही वो उस व्यक्ति का यहाँ से आगमन हुआ, उसके बाद पैसा खत्म, या उसके पास राजनीति खत्म, उसके पास दौलत शौहरत इज्जत खत्म, हम लोग उसके पास बैठना मंजूर नहीं करते। तो ये गलत है। जो व्यक्ति हमारे दुख के समय में हमारा साथी रहा, हमारे सुख दुख का साथी रहा, आज वो किसी परिस्थितियों में हो, ये हमारा धर्म कहता है, ये हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारे वेद पुराण कहते हैं कि हम उनके साथ आखिरी सांस तक दे, कभी उनके लिए गलत ना सोचे। एक काम भी अगर किसी ने मेरे लिए अच्छा, लेकिन आज समस्या क्या है कि हम 99 अच्छाइयां भूल जाते हैं और एक बुराई को बढ़ा इन्होंने हमारा ऐसा नहीं। ढेर सारे कार्यक्रमों में मुझे ये चीज फेस करने को मिलती है। मंच पर होता हूँ, कभी कभी होता है ऐसा कि नाम देखते हुए मैं सोच रहा हूँ नाम नहीं याद आ रहा है तो भूल जाता हूँ लेना। बाद में शिकायतें आती है साहब मेरा नाम नहीं लिया तुमने, मेरा छोड़ दिया और मुझे कर दिया। जबकि चाहिए क्या कि धीरे समझाओ कि भाई आगे से ध्यान रखना, विशेष ये गलती हुई, मैं स्वीकार करूंगा। और मैं मानता सबकी गलती स्वीकार भी करता हूँ, क्योंकि संचालक है उस पर जिम्मेदारियां रहती हैं ढेर सारी। लेकिन लोगों का नजरिया बदलना पड़ेगा। लोगों को सोचना चाहिए कि वो आदमी जब बड़ी जिम्मेदारी पे है तो हो सकता है 10 बार लिया, एक बार नहीं भी लिया तो, लेकिन वो एक बार नहीं लिया वो खराब हो गया, लेकिन जो 9 बार 10 बार लिया वो भूल जाते। तो ये समाज के लोग हैं। लेकिन मुझे फर्रुखाबाद से इतना प्यार मिला है, मैं यहाँ के फर्रुखाबाद के एक एक सम्मानित जन को सादर प्रणाम करता हूँ। सही मायने में यही वो लोग हैं जिन्होंने अपने प्यार से मुझे इतना बढ़ा दिया, इतना प्यार दे दे के। भाई पंक्तियां तो वही हैं, बातें तो वही हैं, जो हम करते वो आप करते। हो सकता है आप गद्य में कर दें, कोई बात मैं पद में कर देता हूँ, और चीजें भी सब वही हैं, वही लोग हैं सुनने वाले। लेकिन एक ही कविता अगर मैंने इस मंच पे भी पढ़ी उतनी वाहवाही मिली, दूसरी मंच पढ़ी दोबारा उतनी वाहवाही मिली। ये कहीं ना कहीं हमारे लोगों का प्रेम है।
मैंने कभी ऐसा नहीं सुना लोग कहते हैं यार क्या पढ़ रहे बेकार पढ़ रहे। ये प्रेम है लोगों का और निस्वार्थ प्रेम है मेरे प्रति। तो मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि फर्रुखाबाद जैसे शहर में मेरा जन्म हुआ, जहाँ पर लोगों को अपने से भी मतलब है और हम लोगों से भी मतलब है, एक दूसरे से मतलब रखे। नहीं तो भी लखनऊ या दिल्ली कहीं बाहर आप जाके देखें, कई बार ऐसा मैंने देखने का मिला है कि स्टेशन या रेलवे स्टेशन कोई व्यक्ति अगर कहीं किसी अवस्था में गिरा पड़ा है, लोग देखते नहीं है, निकलते नजर फिरा के चले जाते हैं या वीडियो बनाते हैं कि भाई ऐसा ऐसा रील में डाल के अपना वायरल हो रहा है, पैसे कमा रहे हैं। हमारे यहाँ कोई घटना घटित होती है, हमारे सारे लोग इकट्ठे होते हैं घर, और हमारे साथ तो इतना प्रेम, हमारे सबसे बड़े भाई के साथ एक घटना घटी तो हमारे मोहल्ले के लोगों ने, हमारे मोहल्ले के सभासद जी आदरणीय श्री मनोज अग्निहोत्री जी और उनका पूरा परिवार, उन लोगों ने हमारे भैया का ट्रीटमेंट करा दिया, पूरा एकदम ठीक करा दिया। शाम को खबर दिया कि चाचा ऐसी ऐसी घटना, आपका बेटा है क्या? हमने कहा हाँ, तब ले। तो ये प्रेम है और क्या है हमारे फर्रुखाबाद के लोगों का। और जब यहाँ से हमारे अपने जनपद से इतना प्रेम मिला, तब अन्य जनपद वाले प्रेम हमको देंगे। और जो हमारे जनपद का प्रेम नहीं मिलेगा तो दूसरे को, लेकिन उस प्रेम को पाने के लिए भी कुछ प्रयास करना पड़ेगा। हमारे युवा साथी प्रयास नहीं करना चाहते, हमने भी अपना प्रयास किया कि सबको प्रणाम किया। जो हमारा गुरु है, कभी जाति बिरादरी नहीं देखी। हमारे यहाँ जाति बिरादरी का बड़ा स्कोप चलता है कि वो फला फले है, वो वाम नहीं छूंगा, नहीं छूंगा। जो बड़ा है, जो ज्ञान में बड़ा है, जो पात्र है, उसको हम प्रणाम करेंगे, हमें प्रणाम करने में कोई संकोच नहीं है। अच्छा, हमारे फर्रुखाबाद की सभ्यता जो है वो मैं देश के किसी कोने में जाऊं, मैं वहाँ बताने का प्रयास करता हूँ। हमारे यहाँ मैंने आंखों देखा, जब सावन का जो पावन महीना चल रहा था, जो हमारे कांवड़ यात्री जा रहे थे, तो हमारे मुस्लिम भाइयों ने पुष्प वर्षा की। बिल्कुल बिल्कुल, इतना अच्छा लगा हृदय से कि हमारे फर्रुखाबाद की संस्कृति है, विरासत है, सभ्यता है। जो हमारे मुस्लिम भाइयों को त्योहार हुआ, हमारे हिंदू भाई जाते हैं उनके साथ, मनाते हैं, खुशी से मनाते हैं, घर में बैठ, ये अच्छा लगता है। जहाँ न कोई जाति है, ना ही कोई बात, और ऐसे प्यारे शहर को हम कहते हैं फर्रुखाबाद। हमारे यहाँ कोई मंत्री आता है, कोई भी आता है, उनको बताते हैं कि साहब आप भले ही कहीं से आए हो, हमारे फर्रुखाबाद जैसी सभ्यता कहीं नहीं मिलेगी। हमारे यहाँ कोई जाति जाति मानता ही नहीं, और बिल्कुल सही बात भी है। मैं भी सब में उठता बैठता हूँ, सारा बड़ा आनंद आता है। कुछ लोगों में है कुरीतियाँ, वो धीरे धीरे वो भी समाप्त होंगी। देख देख के परिवेश का असर पड़ेगा उन पे और सारा कुछ एकदम सही हो जाएगा। तो मैं बड़ा खुश हूँ अपने जनपद वासियों के प्रेम को पाकर, उनके स्नेह को पाकर, उनका जो वास्तव में एक निस्वार्थ प्रेम मिलता है। हाँ, बिल्कुल निस्वार्थ प्रेम। मैं बड़ा प्यार करता हूँ अपने यहाँ के लोग। और इसकी पूरी जो जिम्मेदारी है वो आपके ऊपर ही है। हाँ। मिल रहा है इसलिए क्योंकि आप उस लायक हो। हाँ, उस लायक है। अपने आपको प्रूफ किया है कि भाई हमें प्यार दो, हम उस लायक हैं। और उस लायक बनाया भी आप ही सब लोगों ने। सब लोग अवसर देते हो, मौका देते हो। क्वालिटी होना चाहिए। हाँ, जो क्वालिटी है मैं अपना बेस्ट देने का प्रयास करता हूँ। मेंटेन करे हुए लगातार, बस उसको मेंटेन के बेस्ट देने का प्रयास करता हूँ। अच्छा, कि बाहर कभी ऐसा हुआ है कि जैसे बाहर कहीं पर रचना पढ़ने के लिए बुलाया हो और वहां पर गंदी राजनीति के शिकार हो गए, पता नहीं चला अंदर ही अंदर? हाँ, होता है बाहर। अब देखिए, राजनीति होना चाहिए क्या राजनीति ऐसा कलाकारी के क्षेत्र में? होना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं हो जाए, क्योंकि एक जो कलाकार है वो सबका है, वो किसी एक व्यक्ति का नहीं है। आप किसी राजनीतिक शिकार हुए हैं आज तक? कई बार हुए। अब मैं वही बात है कि एक सरकारी नौकरी में आके तो मैं किसी पार्टी का विरोध भी नहीं कर सकता, किसी पार्टी का समर्थन भी नहीं कर सकता। पार्टी की बात नहीं, जैसे और राजनीति पार्टियों से ही शुरू होती है। नहीं, जैसे पार्टी की नहीं, जैसे क्या होता है, कुछ लोग आपसे जेलस हो गए और राजनीति कर दी, आपको पता ही नहीं है। ऐसा हुआ, मंचों में पता चल गया कि हाँ राजनीति हो गई, मतलब इसमें कोई पार्टी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन साहित्य के कई बार ऐसा होता है कि बाहर मंचों पे मेरा नाम जाता भी है कि इनको रहना है ऐसे कभी, लेकिन वहां पे बुला के कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि पता लगा बैठा ले रखा, देर रात में मेरे नहीं आ रहा, और इसलिए नहीं आ रहा कि अभी भीड़ जमा है, अच्छे लोगों को पढ़वा दो, वो सब चले जाएंगे, तब ये सब देखे जाएंगे। तो इस राजनीति का शिकार कई बार हुए। लेकिन सही बात तो ये है, हाँ, मैं ज्यादा मेंटल लेता नहीं हूँ। जैसे हमारे कुछ कवियों की आदत क्या है कि जैसे ही शहर में कोई पोस्टर बना कार्यक्रम का, तुरंत फोनबाजी शुरू हो जाती है, हमें नहीं रखा गया, वो हमें नहीं रखा गया। भाई क्यों? शहर में 200 कवि का एक साथ थोड़े बुला लिया, नहीं हो सकता। कभी किसी को मौका मिल गया, कभी किसी को मिला। मैंने आज तक कोई बता दे, मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से भी प्रश्न करता हूँ, आज तक कोई बता दे किसी से कहा भाई साहब हमें क्यों नहीं रखा, हमें क्यों नहीं रखा। हम पहले उस लायक बने, बिल्कुल, तो हमें लोग खुद रखेंगे। भाई हम क्यों कहें हमारी पंक्तियों में तालियां बजाओ, तालियां लोग खुद बजाएंगे अगर अच्छी होंगी। दर्शक तो सब जानता है, दर्शक तो सब प्यार तभी देंगे ना जब हम प्यार पाने लायक होंगे। आज का दर्शक चौथी पंक्ति उठाओ, भाई आज का दर्शक इतना समझदार है, हमारे उसे पता है कि ताली बजानी है और कब बजानी, किस पे बजानी, कहाँ बजानी। सारा दर्शक हमारा बहुत ही शिक्षित प्रशिक्षित है। शिक्षा के क्षेत्र में आज जो दौर बढ़ा है वास्तव में एक अद्वितीय है।
अब मैं गार्जियंस को धन्यवाद देता हूं जो अपने बच्चों को लगातार शिक्षित प्रशिक्षित कर रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग जुड़ रहे हैं। हर व्यक्ति समझदार है, हर व्यक्ति जानता है कि ये मेरे अच्छे के लिए बोल रहा है या मेरे बुरे के लिए। और मैं तो प्रयास करता हूँ सदैव हास्य रस की बात करने का, इसलिए क्योंकि अभी कोरोना का जो दौर था आपने देखा कितना घनघोर था, कितना मेंटल प्रेशर था लोगों पे, और ऐसे ऐसे लोग चले गए असमय जिनको वास्तव में नहीं जाना चाहिए। किस तरह का रोग कब लग जाए कुछ मालूम नहीं, कौन कब आ जाए कब उठ जाए कुछ मालूम नहीं, और हम परिंदे 4 दिन को हैं बसेरे पर बसे, कब टिकट कट जाए हम उड़ जाए कुछ मालूम नहीं। जीवन का यार कोई भरोसा नहीं, लेकिन फिर भी जो पल मिले उसमें तो हम प्रयास कर लें, हमारा नाम हो, हमारे परिवार का नाम हो, हमारे समाज का नाम हो, हमारे जिले, हमारे प्रदेश, हमारे देश का नाम हो। हम लोग प्रयास करें। एक एक समय बड़ा बहुमूल्य है। जो तारीख, जो समय, जो क्षण चला गया, क्या वो दोबारा वापिस आएगा? कभी नहीं आ सकता, कभी भी नहीं। आज 13 तारीख है, 10वां महीना है, 2024 है, जीवन में नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। 2025 में आ जाएगा, लेकिन ये जो तिथि है, ये समय है, ये पल है, ये कभी नहीं वापस आएगा। हमें प्रयास करना है कि इस पल का हम सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। एक एक पल, एक एक क्षण हमें क्या कहना है सोच समझ के बोलें। हमारी जुबान से एक भी शब्द गलत निकल गया उसे हम वापिस नहीं ले सकते दोबारा, जो निकल गया वो निकल गया। इसलिए प्रयास हमें ये करना है कि कहीं भी हमारे जुबान से कोई ऐसा गलत शब्द न निकल जाए जो किसी के दिमाग को ठेस पहुंचाए जाके, क्योंकि वही बात है, जीवन का कोई भरोसा नहीं। और आपने देखा भी होगा नए नए लोग कभी कभी चले जाते हैं, बुजुर्ग लोग बैठे हैं, मतलब सोशल मीडिया पर आजकल तो डर लगता है देखने में, कभी कभी देखा ऐसी घटनाओं को देखने में। इसलिए कोरोना के बाद से ज्यादा बढ़ी है, कोरोना के बाद से, इसलिए हमें प्रयास करना है कि आपस में इतना प्रेम से रहें ताकि हमारे जाने के बाद हमको याद किया जाए, यहाँ से प्रणाम किया जाए, नमन किया जाए और हमको मिस किया जाए। और मैं भी वही करना चाहता हूँ। हास्य रस इसलिए सब में बिखेरना चाहता हूँ कि यार जब सारे लोग कष्ट में ही बैठे रहोगे तो हंसाएगा कौन भाई? और आप जब पढ़ते हैं हास्य रस करता है तो बहुत मजा आता है। किसी कवि ने कहा कि झील पर पानी बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में। जहाँ पर झील है वहाँ बारिश भी हो रही, और जहाँ आवश्यकता है वहाँ सूखा। झील पर पानी बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में, दूध महंगा खून सस्ता है हमारे देश में, जिंदगी का हाल खस्ता है हमारे देश में, और अब वजीरों अफसरों और पागलों को छोड़कर कौन खुलकर रोज हंसता है हमारे देश में। जब ऐसी परिस्थितियां आई तब मैं प्रयास करता हूं कि लोगों में खुशियां बिखेरूं, लोग हंसें, लोग मुस्कुराएं, और जितनी देर हमारे साथ बैठे कम से कम सारे तनाव से मुक्त होकर। और तनाव सबसे बड़ी चीज है। अगर व्यक्ति के जीवन में तनाव आ गया तो उसका पता नहीं वो किस हद तक ले जाए, व्यक्ति को कौन सी मर्ज का शिकार हो जाए और क्या परिस्थितियां बन जाए, इसका किसी को कोई पता नहीं। तो हम लोग प्रयास करते हैं कि लोगों में तनाव खत्म हो, चाहे हम साहित्यिक कार्यक्रम हो, चाहे आध्यात्मिक हो, सामाजिक हो। मैं हंसाने से कभी पीछे नहीं हटा। ये हमारी अपनी प्रतिभा समझ लो इसको, या हमारा एक अपना कर्तव्य समझता हूँ मैं तो इसको, मैं अपना दायित्व समझता हूँ। मैं क्लास में होता हूँ, बच्चों को हंसाने का प्रयास करता हूँ, परिवार में होता हूँ, अपने सब लोग हंसाने का प्रयास करता हूँ। कभी ऐसा अवसर मिले आप परिवार हमारे बैठिएगा, सारे बच्चे हमारे यहाँ के मम्मी पापा सब लोग कहते हैं ये बड़ा टेंशन फ्री रहता है। भाई टेंशन फ्री रहेंगे जब हम, तब तो दूसरे को कर पाएंगे, और नहीं खुद भी जीवन में कुछ कर पाएंगे। और तनाव लिए एकदम सब कुछ हमें को मिल जाए, भाई कहाँ मिल जाए? जितना ईश्वर के यहाँ से प्रदत्त है वो मिलना ही है, वो मिलना ही है, उसे कोई रोक नहीं पाएगा। और बेहतर उससे ज्यादा हम ले नहीं सकते। कितना लेंगे क्या जरूरत है? तो काम चलता रहे वो जीवन का। बिल्कुल। और युवाओं को संदेश चाहिए आपसे कि वो जिस क्षेत्र में जाना चाहते हो, साहित्य के क्षेत्र में जाना चाहते हो तो जाएं, अभिनय के क्षेत्र में अगर वो जाना चाहते हैं, अगर वो सिंगर बनना चाहते हैं, म्यूजिशियन बनना चाहते हैं, एक अध्यापक बनना चाहते हैं, तो उनको क्या करना होगा? देखिए हमारे नगर में प्रतिभाओं की कमी है। एक एक व्यक्ति के अंदर प्रतिभा छुपी हुई है, लेकिन आज भी क्योंकि हम छोटी सिटी से बिलोंग करते हैं, हमारे यहाँ उस प्रतिभा का उतना सम्मान नहीं मिलता है। जैसे कोई व्यक्ति अगर गाता बजाता है, गिटार बजा रहा है, तो कुछ लोग मैंने खुद मुंह से सुना है, वो कानों सुना है, बोले अरे नचैया गवैया। और वही गिटार जो व्यक्ति दिल्ली में किसी बढ़िया रिसोर्ट में बजा रहा है, उसको लोग लाइक कर रहे हैं, उसको अपॉइंट करते हैं कि भाई साहब मेरे यहाँ कार्यक्रम में बर्थडे उसमें बजाइएगा, हमारे यहाँ एनिवर्सरी उसमें बजाइएगा। यहाँ कलाकारों की इज्जत ही नहीं है। ये पता नहीं ऐसा क्यों है। इस चीज को हम लोग बदलेंगे अपनी प्रतिभाओं के माध्यम से। और हमारे यहाँ ढेर सारे शिक्षित प्रशिक्षित लोग हैं। जैसे जो भी व्यक्ति अभिनय के क्षेत्र में जाना चाहता हो तो मैं पॉडकास्ट के माध्यम से निवेदन करता हूँ हमारे अमित सक्सेना भाई जी से संपर्क करें, नक्स थिएटर से जुड़े, और वो व्यक्ति निश्चित ही एक दिन बहुत बड़ा कलाकार बन के निकलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मैंने आपके नाटकों को देखा, आपकी टीम को देखा है, मेला श्री राम नगरिया से लेके और विभिन्न प्रदेशों में आप जो अभिनय करते हो अद्वितीय है।
फर्रुखाबाद के मान और सम्मान को जो आपने बढ़ाया है, मैं कहता हूँ अद्वितीय। शिक्षा के क्षेत्र में आप जाना चाहते हो तो हमारे बहुत ही वरिष्ठ गुरुजन हैं, जो रिटायर्ड हैं, प्रिंसिपल हैं, अध्यापक, उनसे हम लोग संपर्क करें। और भी साहित्य के क्षेत्र में जाना चाहते हो, हमारे जो साहित्यिक गुरु हैं उनके पास संपर्क करें। लेकिन वही बात है कि युवा पीढ़ी शॉर्टकट सफलता का ढूंढती है। बिल्कुल, हम लोग शॉर्टकट न ढूंढें, हम लोग मेहनत करें। पर जैसे अगर कभी गंगा जी के पुल पर आप खड़े हो और गंगा नदी में आप देखें हंस का जोड़ा बड़े अच्छे से तैरते हुए जा रहे हैं, आराम से तैरते हुए, ये लग रहा है आराम चलते चले जा रहे हैं। और हम उन्हें देख के बड़े खुश हो रहे हैं कि यार काश हमारा जीवन ऐसे ही होता, आराम से टहल रहे, कोई टेंशन नहीं, कोई नौकरी चिंता नहीं, कुछ नहीं, कोई मेहनतें नहीं कर रहे, मस्त टहल रहे। लेकिन कभी विचार करना, आप अगर उनको नदी के नीचे से मुंह डाल के देखें तो जो उनको पैरों की गति है इतनी तेज है कि पूरा शरीर हिल जाता है उनका। और जब पैरों गति इतनी तेज होगी तब वो मौज में टहल रहे। तो हम किसी भी सफल व्यक्ति को देखें, ये ना देखें आज वो इतना बड़ा सफल कैसे हो गया। स्वर्गीय रतन टाटा जी आज हमारे बीच नहीं रहे, हम उनकी सफलता को तो देखते हैं कि अरे बहुत बड़े आदमी, बहुत बड़ा व्यापार किया, याद कर रहे, नमन कर, लेकिन उनके पीछे का संघर्ष को पहले देखें। ये बाद में देखें आज वो सफल हो गए, हम उनके संघर्ष को देखें, हम उनके संघर्ष को पहचानें और उनके पदचिन्हों पर चलने का प्रयास करें कि जब उनका जीवन इतना संघर्षशील रहा तो क्यों ना हम भी इतना संघर्ष करें, हमारी युवा पीढ़ी इतना संघर्ष करे। और एक मेंटालिटी हमारे गार्जियंस में ये बनी है, जैसा कि मैंने फेस किया है। मैं आपको बताऊं, मेरी संगीत में बहुत रुचि है और शुरुआत से मन ये था कि मैं कहीं बॉम्बे आदि कहीं बड़े म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाऊं और उस टीम के साथ जुड़ूं ताकि फेमसिटी भी मिले और फेमसिटी के साथ सब कुछ मिल जाता है, नाम, इज्जत, शोहरत। लेकिन हमारे जो परिवारों की आजकल सोच कितने में रह गई है कि बेटा सरकारी नौकरी हो जाए, उनने का सिर्फ सरकारी नौकरी हो जाए तो ऐसा लगता है सब कुछ मिल गया। मैं ऐसा नहीं मानता। आज मैं सरकारी अध्यापक हूँ, ठीक है, काम चल रहा है, सरकार की सेवा कर रहा हूँ, बच्चों के साथ प्यार स्नेह बांट रहा हूँ, बच्चों को शिक्षित कर रहा हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा और जीवन भी अच्छा चलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अब सारे लोगों को सरकारी नौकरी मिलना असंभव है भाई, जब कितने करेंगे, नौकरियां सीमित हैं, सबको मिल। लेकिन हमारे गार्जियन का प्रेशर वहीं पे है, तो बच्चे बेचारे प्रयास करते 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 एक उम्र निकल जाती है, ना तो वो अपनी प्रतिभा का ही प्रदर्शन कर पाए, ना तो नौकरी ही मिल पाई, ओवर एज हो गए, अब बड़ी समस्याएं आ रही हैं। प्रयास ये करना हमारे बच्चों को कि अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन भी समय समय पर करते रहे। जो बच्चा अच्छा क्रिकेट खेल लेता है वो क्रिकेट में इतनी माहिरता हासिल करे कि एक जिले लेवल पे, प्रदेश लेवल पे और इंडिया लेवल पे खेले। जो बच्चा चेस में माहिर है वो चेस में ऊपर तक खेले। कोई बच्चा अच्छा अभिनय कर लेता है वो अभिनय में आगे तक जाए। कोई अच्छा कॉमेडियन है, कॉमेडी कर लेता, किसी व्यक्ति के नकल आदि बना लेता, वो उस फील्ड में आगे जाए। क्योंकि मैं आपको बताऊं, आज आप मेरा नाम ले रहे हैं, वैभव सोमवंशी बड़े परिचित चेहरे हैं, बड़ा प्यार है, बड़ा स्नेह हमारे फर्रुखाबाद वासियों को। हो सकता है फर्रुखाबाद किसी गली में भी आप पूछें कि भाई वैभव सोमवंशी कौन है तो पहचान लेगा उन्हें, हाँ भाई वैभव सोमवंशी हैं, बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। लेकिन आपको मैं बताऊं, अगर आप कभी अन्य किसी प्रदेश में जाएं, दिल्ली में चले जाएं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा या कहीं भी चले जाएं, पंजाब में, आप उन किसी भी गली में अचानक पूछे जाके कि बेटा क्या वैभव सोमवंशी को जानते हो, क्या जवाब मिलेगा? भाई हम तो नहीं जानते, कौन है, आई डोंट नो हु इज ही, यही जवाब मिलेगा। पक्का है ना? और मैं सरकारी अध्यापक हूँ, बड़ा खुश, सरकारी नौकरी है मेरे पास, फिर भी वो लोग कह रहे नहीं जानते। लेकिन अगर वहीं पर आप कहें कि भाई महेंद्र सिंह धोनी को जानते हो क्या, अमिताभ बच्चन जी को जानते हो क्या, सानिया मिर्जा को जानते हो, हर कोई कहता है अरे सदी के माना है कि भाई बड़े बड़े सुपरस्टार है, अरे साहब बड़े क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर जी है, क्या बात है। ये क्या सरकारी नौकर नहीं थे, ये थे प्रतिभाशाली व्यक्तित्व। तो सिर्फ नौकरी पाना ही बड़ी चीज नहीं है, अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ाना सबसे बड़ी चीज है। और प्रतिभा के माध्यम से आप सीमित नहीं रहेंगे, आप असीमित हो जाएंगे। पूरे विश्व में, पूरी धरती पर आपका नाम रोशन होगा। इसलिए हमारे गार्जियंस से भी मेरा ये निवेदन है पॉडकास्ट के माध्यम से कि बच्चों को अच्छा पढ़ाएं, शिक्षित करें, उनको सरकारी नौकरी को अग्रसर करें और उनको बढ़ाएं। लेकिन ये जरूर उनमें चिन्हित कर ले कि अगर उनमें कोई प्रतिभा है, कोई बच्चा बचपन से अच्छा गा लेता है, कोई अच्छा नृत्य कर लेता है, कोई अच्छा पेंटिंग कर लेता है, कोई और अच्छा कलाकार साथी है, तो उसकी प्रतिभा को रोके नहीं, उसकी प्रतिभा को निरंतर आगे बढ़ाने का प्रयास करें। हमारे शहर में बड़े अच्छे अच्छे बांसुरी वादक हैं, अन्य प्रदेशों में नहीं मिलते, मैंने देखा, लेकिन हम उनकी प्रतिभा को रोके बैठे हैं, उनको अवसर नहीं दे रहे, उनको आगे नहीं बढ़ा रहे। तो ये होना चाहिए, सोच को बहुत बदलना होगा, सोच को बदलना होगा। मैं अभिभावकों से अनुरोध करता हूँ इसीलिए कि अपने बच्चों की प्रतिभा को ना रोकें, उनकी प्रतिभा को सदैव बढ़ाएं और उसकी प्रतिभा के आधार पर उनका सहयोग करें। क्योंकि बच्चा है वो, उसका मेंटल लेवल इतना नहीं विकसित है। जब तक बच्चा 12th में आता है, 12th पास आउट किया,
अब वो हैरत में पड़ जाता है कि आखिर करे तो क्या करे। वो सोच रहा है कि यार मैं बजा तो बहुत अच्छा लेता हूँ, लेकिन पिताजी कह रहे कोचिंग की तैयारी करो। अब वो चिंता में पड़ गया। अगर पिताजी से कह भी दिया पिताजी ऐसी जगह डाल दो, पढ़ भी लें बजा भी लें, नहीं वो बजाना जाना किनारे, वो घर पे अपना पहले पढ़ाई पहले तो। अब बच्चा एकदम टेंशन में आ गया। टेंशन के चक्कर में जो उसे आता था वो भूल गया और वो पढ़ाई में लग गया। अब दोनों मन नहीं लग रहा। बिल्कुल हम चिन्हित करें, गार्जियंस हमारे ये चिन्हित करें कि बच्चे का आखिर मन किसमें जाता है। एक बार उसको चिन्हित करें, किसी बड़े गुरु के पास उसको बैठाएं, फिर गुरु उसका परिचय लेगा कि आखिर ये कर पाएगा कि नहीं। और जो गुरु हैं, जो वरिष्ठ हैं, जीवन का अनुभव है, बच्चे की शक्ल देख के बता दें कि आखिर इस काम में ये कर पाएगा कि नहीं। अच्छा, 2004 में मैंने शुरुआत की थी एक्टिंग की। भाई पढ़ाई की बात चल रही क्योंकि अब, और बहुत बढ़िया बात बताई कि माँ बाप को जो है अपने बच्चे के अंदर उसकी वो क्या करना चाहता है, क्या बनना चाहता है, इस पे भी फोकस हो और उस तरफ, उस क्षेत्र की तरफ आगे बढ़ाएं। अच्छा, पढ़ाई में मतलब क्योंकि अब धीरे धीरे करके अंत की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, तो बहुत जरूरी क्वेश्चन आ गया ये कि पढ़ाई में क्या पढ़ाई, मतलब किताबों की पढ़ाई जरूरी है या सामाजिक पढ़ाई जरूरी है? आज की डेट में आप बहुत देख रहे हो कि युवा थोड़ा बदतमीज होता जा रहा है ना, सम्मान नहीं कर रहा है। अगर जैसे अगर आप 18 साल और 16 साल 17 साल की एज में, खुद की एज में जाओ तो भी मतलब बहुत संस्कार थे, बहुत सारी चीजें हम किताब के अलावा भी बहुत माता पिता हम लोगों को बताते थे। मेरे के समय तो और ज्यादा 90s के समय में और 2000 के समय में तो और ज्यादा ऐसा था कि मतलब बहुत ज्यादा चीजें घर में सम्मान करने का, दूसरों का बड़ों का सम्मान करो। जैसे हमारे माता पिता ने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि वो इस जाति का है इसलिए उसके पैर मत छुओ, वो आपसे बड़ा है, आपको पैर छूने ही छूने हैं। और उन्होंने मुझे कहानी सुनाई इसके ऊपर, बोले कि एक ऋषि मुनि थे, उनके पुत्र ने कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने जो पुत्र संतान के लिए मतलब ईश्वर से प्रार्थना करी, तो उन्हें एक पुत्र संतान की प्राप्ति होने के लिए भगवान दर्शन दिए। भगवान ने कहा कि भाई 2 तरह के पुत्र तुम्हें मिल सकते हैं, तुम बताओ। एक ऐसा पुत्र जो 18 साल तक जिएगा लेकिन बड़ा नाम रोशन करेगा, एक ऐसा पुत्र जो 100 साल जिएगा लेकिन तुम्हारे कुल को जो है खत्म कर देगा। कौन सा पुत्र चाहिए? तो ऋषि मुनि बोले हमें 18 साल जिसकी आयु है वो पुत्र चाहिए। तो उन्होंने तथा उसको कहा, भगवान ने, चले गए। बच्चा पैदा हुआ तो उन्होंने अपने पुत्र से ये कहा, पैदा होने के बाद जब वो थोड़ा बड़ा होने लगा, उन्होंने कहा जो भी आपसे बड़ा आएगा आपको चरण स्पर्श करना है। तो उस बच्चे की आदत ये हो गई कि जो भी आए वो चरण स्पर्श करें, और सब चरण स्पर्श जिसके भी करें वो कहे दीर्घायु रहो, लंबी आयु हो, स्वस्थ रहो। ऐसा माना जाता है कि वो पुत्र आज तक जीवित है। उसका नाम मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा है। अच्छा। हाँ, जिनकी उम्र मतलब 18 साल की एज थी, वो चरण छूने की वजह से जो आशीर्वाद मिले उनको, इतना आशीर्वाद में उनको उम्र मिल गई कि उनकी उम्र बड़ी हो गई। तो उस वजह से मेरे माता पिता ने कहा कि जिसको भी जो भी बड़ा है आपसे, आपको उसके चरण स्पर्श करना है। लेकिन आज का युवा थोड़ा सा बदतमीज हो रहा है, क्योंकि शायद वो किताबी ज्ञान तो ले रहा है लेकिन सामाजिक नहीं ले रहा। तो आपको क्या लगता है, किताबी ज्ञान जरूरी है या सामाजिक ज्ञान? आज जरूरत तो हमारे यहाँ विद्यालय बहुत सारे खुले हैं, सभी विद्यालय हैं, सब शिक्षित करते हैं, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि अब विद्यालयों की नहीं बल्कि शिक्षालयों की जरूरत है। विद्यालय में क्या सिर्फ किताबी ज्ञान दे दिया, जो भी मैथमेटिकल फार्मूले हैं वो पढ़ा दिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी फार्मूले हैं वो पढ़ा दिए, लेकिन जो संस्कारों की शिक्षा थी उससे बिल्कुल दूर भागते चले गए। गुरुकुल जो होते थे संस्कृत की शिक्षा देते थे, हिंदी भाषा में प्रकांड बना देते थे। और एक बात मैं आपको बताऊं, जो व्यक्ति जितना इंग्लिश की ओर बढ़ेगा वो संस्कार विहीन होता जाएगा, ये मेरा ऐसा मानना है। बिल्कुल। क्योंकि जब तक अंग्रेजी शासन हमारे देश पे रहा तब तक आप सब लोग इतिहास को पढ़ा है क्या कुछ रहा, और जैसे अंग्रेजी शासन हटा उसके बाद क्या कुछ हो रहा है सबको पता है। तो कहीं ना कहीं हमें हमारी जो पकड़ हिंदी भाषा पे होनी चाहिए। एक दौर ऐसा था जब हमारा जो पाठ्यक्रम होता था, विषय होते थे, सारे के सारे हिंदी में होते थे और एक विषय सिर्फ इंग्लिश में होता है। आज की स्थिति वो आ गई, सारे के सारे विषय इंग्लिश में हो गए, सिर्फ एक विषय हिंदी का रह गया। ये हिंदी की स्थिति गिरती चली जा रही है और इसको गिराने के लिए जिम्मेदार हम और आप ही हैं। बिल्कुल। और कोई हम लोग आवाज ही नहीं उठा रहे इसके लिए। हम लोगों को आवाज उठानी चाहिए। आज जैसा आपने बड़ा अच्छी आवाज उठाई इस पॉडकास्ट के माध्यम से कि हमारे संस्थानों में हिंदी के लिए एक विशेष दर्जा होना चाहिए, संस्कृत के लिए एक विशेष दर्जा होना चाहिए, संस्कारों की एक अलग से पाठशाला लगनी चाहिए। संस्कार विहीन बच्चे क्यों हो रहे हैं? ये बच्चे तो वही बताया ना, कच्चे घड़े हैं। इनको जैसा भर दिया जाएगा, जैसा सिखा दिया जाएगा, जैसा उनका परिवेश होगा, जैसा माहौल होगा, बच्चे उसी हिसाब से जाएंगे। पहले परिवारों की स्थिति क्या होती, जब शाम का भोजन करते थे, हमारे पिताजी आज भी बताते हैं और आज भी वो करते हैं, फॉलो करते हैं कि जब शाम का भोजन पहले करते थे तो रामचरितमानस की चौपाइयाँ पढ़ते थे।
घर में बड़े बुजुर्ग होते 4-5 चौपाइयाँ पढ़ दी, उसके बाद सारे लोग भोजन करते एक साथ करते थे। एक साथ भोजन करते थे, एक साथ बैठ के गोला लगा खाते थे। आज की स्थितियां क्या, उन्हें होटल से पैक करा लाना, तुम वहीं खाना, हमारे लिए पैक करा लाना, ये हो रहा है। कोई ऊपर बैठा है और अगर साथ साथ बैठे हैं तो अगर फोटो की जाए तो बड़ी हंसी आएगी, सारे लोग अपने एक हाथ से मोबाइल चला रहे, एक हाथ से मोबाइल। ये इतनी खराब चीज है कि भाई क्या बताया जाए, मोबाइल की स्थितियां तो बड़ी गंभीर है। सही प्रयोग अगर करें तो बहुत अच्छा है, लिमिटेड प्रयोग करें। अनलिमिटेड प्रयोग जब हो जाएगा तो हम लोगों का आपसी संबंध खराब हो रहे हैं मोबाइल की वजह से। हम लोग आपस में समय नहीं दे पा रहे हैं, हम लोग पास बैठे थे, घर में नहीं दे पा रहे हैं। घर में अपने माता पिता वाला बैठे हैं अलग, और हम लोग जो है मोबाइल में लगे हुए हैं। हम लोग मोबाइल तो ये मोबाइल की वजह से भी हुआ। उसके बाद हमारे जो संस्कार विहीन बच्चे आज हो रहे हैं, सही मायने में उनके अंदर संस्कारों की कमी इसलिए आई है क्योंकि उनकी संगत भी कुछ ठीक नहीं। हमारे युवाओं के चाहिए कि जहाँ भी अच्छी चर्चा हो रही हो, धर्म की चर्चा हो रही हो, सामाजिक कार्य हो रहा हो, वहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचने का प्रयास करें। क्योंकि कितनी भी निगेटिव हमारे अंदर चीज़ें भरी हों, अगर हम अच्छी जगह पर जाएंगे पॉजिटिव वेव्स अपने आप हमारे अंदर आएंगे। और एक विडंबना हमारे समाज की है कि हमारा समाज सदैव एक दूसरे को पीछे खींचने में भी अब थोड़ा सा कसर नहीं छोड़ रहा। हम लोग कहते हैं, जैसे बच्चे बचपन में कहते हैं कि बेटा क्या बनोगे, उन्हें बड़े होकर मैं डॉक्टर बनूंगा, तो लोग पहले कहते हैं शकल देखी अपनी शीशे, बच्चे का आधा मनोबल तो वहीं से गिर गया, आधा मनोबल उसका वहीं से गिर गया। और ये करता कौन है? जो निजी परिवार वाले वो ज्यादा करते हैं। अपने जो यार दोस्त मित्र हैं बाहर, वो हो सकता है मनोबल बढ़ाए, लेकिन अपने जो निजी लोग हैं वो मनोबल ज्यादा गिराने का प्रयास करते हैं। एक बार एक खच्चर जा रहा था, उसके पिता और पुत्र बैठे हुए थे। एक गांव से निकले तो पिता बैठे हुए थे, पुत्र पैदल पैदल चल रहा था खच्चर पे। गांव से निकले तो लोगों ने कहा देखो कितना निष्ठुर पिता है, अपना खच्चर बैठा हुआ, बेटा बेचारा पैदल पैदल चल रहा है। तो पिता ने कहा यार लोग तो सही कह रहे, ऐसा करो बेटा तुम बैठ जाओ, हम पैदल पैदल चल रहे हैं। अगले गांव से भैया फिर पहुंचे। अब लोग खतरनाक हमारे आपके जैसे भाई, बोले देखो कली की औलादें, अपना खच्चर चढ़ा बैठा, बाप बेचारे पैदल पैदल चल रहे। पिता ने कहा यार क्यों, लोग सही कह रहे, ऐसा करो अपने दोनों लोग बैठ जाओ। भैया दोनों लोग बैठ गए। अगले गांव से फिर पहुंचे, लोग साथ खत्म। बोले देखो बदतमीजों की, जानवर के प्राण निकले जा रहे, दोनों चढ़े बैठे। पिताजी ने कहा यार लोग सही कह रहे, ऐसा करो दोनों लोग उतरो, इसे खाली चलने दो खच्चर। अगले गांव से फिर पहुंचे, लोग साहब बोले देखो बेवकूफों की, खच्चर खाली चल रहा और दोनों पैदल। मतलब स्थितियां ऐसी गंभीर है। हमारा युवा क्या हो गया कि जो जिसने कह दिया उसकी बात मान ली, उनने कहा इधर चलो, उन्हें उधर चल दिया। अपना विवेक का इस्तेमाल नहीं कर रहे। मत कर परवाह उनकी जो आज देते हैं ताना, झुका देंगे ये सर जब आएगा तेरा जमाना। युवाओं के लिए संदेश, मत कर परवाह उनकी जो आज देते हैं ताना, झुका देंगे ये सर जब आएगा तेरा जमाना। और लहरें बन जाए तूफान, कश्ती का काम है बहना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो जो लोगों का काम है वो अपना कर रहे हैं। हमें क्या करना है? हमें अपना एक उद्देश्य चुनना है, एक लक्ष्य चुनना है, और उस लक्ष्य के आधार पर हमें मेहनत करनी पड़ेगी। शॉर्टकट से तो कुछ होना नहीं। हम लोग उस लक्ष्य को एक उद्देश्य मान लें कि हमें सिर्फ और सिर्फ यही पाना है, तो वो एक न एक दिन हमको मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। उस लक्ष्य से अगर हम भटके तो हम तो समझते वो संस्कार विहीन ही है। जो व्यक्ति लक्ष्य से भटक गया वो भी संस्कार विहीन है। जो माता पिता का सम्मान न करे वो भी संस्कार विहीन है। जो गुरुओं का सम्मान न करे संस्कार विहीन है। जो अपने समाज में एक अच्छा संदेश ना दे सके वो संस्कार विहीन है। और जो व्यक्ति जिस जगह पर है अगर वो अच्छा काम ना करे तो वो भी संस्कार विहीन है। आज आप कलाकार साथी हैं और अगर आप अपनी कला का अभिनय अच्छे से ना करें तो ये तो गलत बात है। मैं अध्यापक हूँ, अगर अपने बच्चों को अच्छा ना पढ़ाऊं तो ये तो गलत बात है। जो सीमा पर जवान है, फौजी, अगर वो हमारे देश की रक्षा ना करे तो कहीं ना कहीं विश्वासघात कर रहा है हमारे देश के साथ। जो हमारे पुलिस के भाई बंधु हमारी रक्षा में लगे हुए हैं, स्थितियां पहले क्या थी कि कभी कोई घटना होती पुलिस आती थी तो लोग खुश हो जाते थे कि अरे चलो पुलिस आ गई, अब कोई बात नहीं, अब हम टेंशन फ्री। आज स्थिति क्या, पुलिस आ जाती है हम लोग घबरा जाते हैं, वो भाग ले पुलिस आ गई। तो ऐसे अगर गलत काम कर रहे हैं अपनी जगह पर रहकर कहीं ना कहीं ये गलत है। ये आप संस्कारों से हट रहे हैं और युवा पीढ़ी को इसका विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि भारत युवाओं का देश कहा जाता है। यहाँ पर युवा अधिक है, युवाओं के हाथों में बागडोर है। युवा फील्ड में भी मेहनत कर सकता है और युवा कहीं भी जाके कुछ भी कर सकता है। भाई भयोव्रत से हम कहें आओ धूप में चलो, कैसे चल लेंगे, लेकिन युवा साथी चल सकता है। हमें कोई सामाजिक संदेश देना, हम लोग रैलियों के माध्यम से, पोस्टरों के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, कहीं भी सामाजिक कार्यक्रमों के माध्यम दे सकते हैं। वो काम युवाओं का। तो युवा को आगे निकलना ही होगा अगर आगे बढ़ना है। दूसरा,
कोई भी हमें पीछे खींचे उसकी बात को ध्यान नहीं देना है, अपने विवेक का इस्तेमाल करना। भगवान ने जो हमें इतने जीबी का माइंड दिया, हम लोग मोबाइल खरीद लेते हैं 512 जीबी, 1 टीबी का बड़े हमारे पास न जाने कितने टीबी का दिमाग है, लेकिन उसका प्रयोग तो कर। आप प्रयोग ही नहीं करेंगे तो इतने टीबी का जो ब्रेन है तो बेकार है। क्या मतलब हुआ? ईश्वर ने एक उद्देश्य के साथ, एक लक्ष्य के साथ भेजा और वो लक्ष्य अगर हम पूरा नहीं कर पा रहे, हमारा जीवन व्यर्थ है। तो वो जानवरों से बदतर हमारा जीवन हो गया। जानवर आए, जमाने में रहे, खाए पिए, अपने चले गए, कोई मतलब हुआ? हम आए, कुछ ऐसा करें अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने परिवेश के लिए, अपने देश के लिए, और उसके बाद जब हम जाएं तो हमें सम्मान विदा किए जाए। आज आप देखते हैं स्वर्गीय रतन टाटा जी की, आप देखिए तिरंगे झंडे से लपेट के उनको रखना है। कहीं ना कहीं देश के लिए उनका योगदान है, विशेष योगदान है। व्यापारी वर्ग के लिए विशेष योगदान है। कितने लोगों को रोजगार दिया, कितने लोग क्या कुछ किया अपने देश के लिए, तब आज हम उनको नमन करते हैं श्रद्धा से। ऐसे ही हमारा कर्तव्य होना चाहिए, हम जिस फील्ड में हैं ऐसा अच्छा काम कर दें कि जब वो हम कुर्सी छोड़ें तो लोग हमको याद करें। अगर हम बैंक में भी बैठे हो, कई बार हम लोग बैंक में जाते, लोग चिल्ला पड़ते हैं, वैसे आगे नहीं करना चाहिए। पब्लिक से अच्छे से बात करो, ताकि जब उस कुर्सी पे हम ना हो तो लोगों को हमारी कमी महसूस हो। ये काम करना चाहिए ताकि लोग खुश हो जाएं, अरे ठीक रहा, चला गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, लोग हमारी कमी को महसूस करें, तब मैं समझता हूँ मैं सार्थक हूँ, तब मैं समझता हूँ मैं संस्कारवान हूँ, मैं समझता हूँ मैं वास्तव में शिक्षित प्रशिक्षित व्यक्ति हूँ। हमारे जो पिता के संस्कार, माता के संस्कार, हमारे गुरुओं के संस्कार, हमारे जनपद के संस्कार हमारे प्रभावित हुए, और अगर वो हम नहीं कर पा रहे हैं तो जीवन बिल्कुल ही व्यर्थ है। तो इसलिए युवा पीढ़ी को सिर्फ यही संदेश है कि सर्वप्रथम अपने माता पिता की बात को माने, उनका सम्मान करें, उनका निरादर न करें, और कहीं से भी सीखने का अवसर मिले उसको सीखने का काम करें। ये ना सोचे अरे ये छोटा हमें क्या सिखाता है। छोटा तो कभी कभी बहुत कुछ सिखा देता है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हमें बहुत कुछ सिखा देते हैं। कई बार बोर्ड में तारीख गलत डाल देते हैं, हो जाता है बच्चे का तारीख गलत डाल दिया हमने, नहीं बेटा हमने, अब हम भी बात घुमा, आपने नहीं इसलिए गलत डाली ताकि देखें आप कितने एक्टिव हो। लेकिन अंदर से महसूस करते हैं कि देखो बच्चों ने कमियां पकड़ी। तो बच्चे कहीं ना कहीं एक्टिव है क्लास में हमारे, और उनको एक्टिव करने के लिए ऐसी गतिविधि हम लोग करते भी हैं। तो ये चीजें हम किसी से भी सीखते हैं, सबसे सीखते हैं। विशाल लेना चल रहा है। अच्छा वैभव भाई, रंगमंच जो है फर्रुखाबाद में शुरुआत हुई है, नक्श थिएटर का मैं ही खुद ही संचालित करता हूँ थिएटर को। तो आपको क्या लगता है रंगमंच से फर्रुखाबाद में क्या बदलाव आ सकता है? अरे रंगमंच से तो बहुत सारे बदलाव आ सकते हैं। हम लोग जो हमारे सामाजिक मुद्दे हैं, जैसे भी एक कार्यक्रम आयोजित होगा वाड़ी विनायक संस्था के द्वारा, गुरु शिष्य का भी समारोह। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और राजगौरव पांडे भैया, राजगौरव पांडे जी, और आपने उस थीम पे एक बड़ा अच्छा नाटक की भी तैयारी शुरू कर दी, ऐसा पता लगा। अब आप देखिए गुरु शिष्य के संबंधों को जब आप उस नाटक के माध्यम से लोगों को बताएंगे, बखूबी समझ में आएगा। आप देखें अखबार हम लोग पढ़ते हैं, रीड आउट करते हैं, तो बड़ा नीरस सा लगता है कि पढ़ ली पूरी खबर, जान ली। अगर कोई अच्छा संदेश भी है तो कई बार नहीं पढ़ते। लेकिन वही चीज़ अगर एक मूवी के माध्यम से हम लोग देखें या पिक्चर के माध्यम से देखें तो वो हमारे समाज में, वो हमारे दिमाग में अच्छे से बैठ जाती है। जैसे कोई भी मूवी हमने देखी तो उसकी स्टोरी हमें याद रहती है, लेकिन अगर फिजिक्स का पार्ट हमारे गुरुजी ने पढ़ाया तो वो एकदम नहीं याद होता। उसमें थोड़ा समय लगता है समझने में, सीखने में, क्योंकि वो हमने सिर्फ किताब में पढ़ा है और ये हमने देखा है। तो जो आपका रंगमंच है उसको हम लोग देखेंगे, और जब देखेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। तो वास्तव में रंगमंच की आवश्यकता है फर्रुखाबाद में, क्योंकि संस्कारों की अगर धारा को हमें बहाना है तो रंगमंच के ही माध्यम से। ऐसे ढेर सारे सामाजिक मुद्दे हैं, ऐसे ढेर सारे आध्यात्मिक मुद्दे हैं। आप लोग गणेश चतुर्थी के अवसर पर या कहीं राधाष्टमी के अवसर पर या जन्माष्टमी के अवसर पर इतने सुंदर सुंदर आप जो नाटक दिखाते हो, हमारी युवा पीढ़ी पहुंचती है, धर्म से जुड़ने का अवसर मिलता है, अपनी सनातन संस्कृति से, अपनी जो पुरानी विरासत है, जो अपनी सभ्यता है, उससे जुड़ने का अवसर मिलता। और आप कोई भी धर्म हो कभी गलत नहीं सिखाता, किसी भी धर्म का काम हो। और रंगमंच सदैव अगर धार्मिक रहेगा, अगर सामाजिक मुद्दों को जोड़कर चलेगा तो आगे बढ़ता जाएगा और समाज में एक अच्छा दिशा निर्देश जाएगा। तो मैं युवा पीढ़ी से भी निवेदन करता हूँ, नक्श थिएटर के साथ आप सब जुड़े, आप सब इससे प्रभावित होंगे। एक बार हमारे डायरेक्टर भाई अमित सक्सेना से जो मिल ले वो इनका ही हो जाता है। नाम बेशक उन्होंने हमें चुम्बक दे दिया, लेकिन चुम्बकीय तत्व जो इनके पास है वो किसी के पास नहीं। मैं ऐसा मानता हूँ, जब से आपसे जुड़ा लगातार जुड़ के ही रह गया, और ना जाने कितने युवाओं को आपने कितना प्रतिभाशाली बना दिया। जो युवा हो सकता है कभी बोलना नहीं जानते थे, आज वो इतना खुल के बोलते हैं समाज में। और जो व्यक्ति खुल के बोलेगा वो कभी अंदर से पीड़ित नहीं रहेगा और कभी किसी को पीड़ित देख भी नहीं सकता।
क्योंकि जो खुल के बोलेगा वो हमेशा सत्य को कहेगा, अंदर नहीं जो दिल की बात है वो कहेगा, बिल्कुल। जो सुधार उसे करना होगा वो कहेगा, और अंदर ही अंदर घुलता रहे, सारी बात को अंदर ही अंदर लेता रहे और दूसरों के प्रति पीछे आगे पीछे करता रहे, कोई मतलब नहीं। तो इसलिए रंगमंच की आज महती आवश्यकता हमारे फर्रुखाबाद में कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। युवा हमारा आगे बढ़ना तो चाहता है, अभिनय के क्षेत्र में जाना चाहता है, अपनी प्रतिभा को दिखाना चाहता है, लेकिन उसे कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। और नेक्स्ट थिएटर ने वो प्लेटफॉर्म दिया, सारे ओपन कर दिया सारे बच्चों के लिए कि आप आएं, यहाँ पर सीखें, यहाँ पर तैयारी करें और उसके बाद अपनी प्रतिभा का जब आप प्रदर्शन करेंगे समाज में। और जब हम अपनी किसी मंच पर होते हैं, आज तो माध्यम इतना अच्छा हो सोशल मीडिया से, हम लोग सिर्फ जितने लोग बैठे हैं उनको ही नहीं दिखा रहे, बल्कि एक समय पर न जाने कितने हजारों लोगों को दिखा रहे हैं। क्योंकि सोशल मीडिया पर सारे लोग, कोई लाइव चलाता है, कोई बाद में वीडियो डालता है, कोई फोटो डालता है। भाई हम लोग कोई सामाजिक काम करते हैं तो फेसबुक पे डालने का मतलब क्या होता है? सिर्फ यही नहीं होता कि हम अपनी दिखा रहे हैं, हमने ऐसा कर दिया, एक संदेश देना होता है। जैसे हम लोग मेला श्री राम नगरिया में एक भंडारा करते हैं, आयोजन करते हैं, वहाँ पे साधु संतों को कम्बल वितरण करते हैं, तो मैं डाल देता हूँ फेसबुक पे अक्सर। वो तो इसलिए कि कुछ लोगों की उसमें कमेंट ऐसी आएगी, तुम अपने ही दिखाते रहते हो हमेशा। तो मैंने कमेंट डिलीट की, मैंने कहा ये गलत आप इसके पीछे आप संदेश देखो क्या है कि हो सकता है आपके अंदर भी कुछ करने की ललक हो, लेकिन आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। तो हो सकता है आप मेरे परिवार से जुड़ के, और कुछ लोग ऐसे, ये तो एक थॉट प्रोसेस है, कुछ लोग ऐसे जुड़े, वो लोग फोन करते हैं कि भाई साहब ऐसा है, मैं तो ऐसा कर नहीं पाऊंगा, इतना तार जोड़, आप वहां पे हो, मैं इतना पैसा दे रहा हूँ, आप मेरा भी लगा दीजिए। भावनाएं देखिए, बढ़िया बात है, और उनकी भावनाओं को फल मिलता है। और तो आपके माध्यम से जो है उन लोगों तक बहुत सारी चीजें पहुंचती हैं जिनको जरूरत है उस समय। कितनी जरूरत है, अभी बाढ़ पीड़ित गांव में इतनी सारी वो सब हुआ, मैं निजी रूप से वहां नहीं पहुंच सका, लेकिन जो लोग वहां पे कर रहे हैं उनके साथ तो आर्थिक वो मानसिक सहयोग कर सकते हैं। नहीं कर सकते, करना चाहिए हम लोगों को। तो ऐसे ही हमारी रंगमंच का है कि हमारे युवाओं के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है नेक्स्ट थिएटर, और उससे अगर युवा जुड़ेगा तो निश्चित ही प्रतिभाशाली उसकी प्रतिभा निखर के आएगी। हम लोगों को ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए भी है युवाओं को, जो आपने दिया, इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। आप लोगों को बहुत सपोर्ट मिलता है, हमेशा सपोर्ट मिलता रहे, क्योंकि आप लोग हमेशा नया देते हो, एक नई थीम पे आप अपनी बात करते हो, एक समाज में उद्देश्य लेकर आते हो, एक समाज को लक्ष्य देते हो। ये होना चाहिए। नाटक का मतलब सिर्फ यही नहीं कि अपनी प्रतिभा दिखाई, मनोरंजन का साधन नहीं होना चाहिए। मनोरंजन के माध्यम से समाज में एक संदेश जाए, अवेयरनेस जाए, और वास्तव में अंत में जो आपका सर्वांत का संदेश होता है, जो आप बोलते हो, जो आप दिखाते हो, अद्वितीय है। जितनी प्रशंसा की जाए कम है, प्रशंसनीय है। मेला श्री राम नगरिया में समस्त जितने भी हमारे अधिकारी वहां पर उपस्थित थे, जिलाधिकारी महोदय से लेकर सभी सम्मानित जनप्रति, कितना आपको स्नेह दिया था, इसकी अनुभूति सिर्फ आप ही कर सकते हो, और मैं भी उस चीज का साक्षी रहा। उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी कहूंगा, क्योंकि मेला रामनगरिया में जितनी बार भी हमारे नाटक हुए हैं, और वैभव भाई ने पूरी तरह से मंचन जो संभाला है वो बहुत ही मतलब आकर्षण का केंद्र रहा है हमेशा। वैभव भाई, ये जो हमारा प्रयास है गौ से बड्डा, आपको कैसा लगा? और 2 शब्द इसके लिए जरूर बोलिए। मुझे बहुत अच्छा लगा करके, प्यार, परिश्रम, सुंदर महफिल खूब सजाई, और आयोजक मंडल को दिल से 7 बार बधाई। इसके पीछे जितने भी हमारे आयोजक मंडल सदस्य हैं, कोई सदस्य हमारा किसी रूप में लगा हुआ है, कोई हमारी लाइटिंग काम संभाल रहा, कोई हमारे कैमरे का काम संभाल रहा, कोई हमारे साउंड का, कोई एडिटिंग का, कोई यहाँ के रख रखाव का, ये सारे लोग बधाई के पात्र हैं। एक टीम वर्क होता है, और वास्तव में आपकी टीम इतनी सशक्त है, मैं एक एक भाई को कितना स्नेह दूं, कितना साधुवाद, कितनी बधाई दूं कम है, और उसका पूरा का पूरा श्रेय आपको ही जाता है। क्योंकि आप जब इतने प्रतिभाशाली होंगे तो आपकी टीम स्वतः प्रतिभाशाली होगी। मैं सीख रहा हूँ, और नहीं, अरे आप बहुत कुछ, ये आपकी विनम्रता है, ये आपकी महानता है कि कभी अपने आप को परिपक्व नहीं मानते हो, लेकिन हमारी नजरों में आप वास्तव में बहुत ही परिपक्व व्यक्तित्व हो, और अपने लोगों को, अपने फर्रुखाबाद के वासियों के विचारों को कितने सारे लोगों तक आप पहुंचाने का जो प्रयास कर रहे हो, इसमें हम सब लोग हिस्सा बन रहे हैं, और लगातार बनते रहेंगे। पूरा प्रयास रहेगा कि आपका ये जो गौसी बड्डा है कितना कितना आगे पहुंचे, विश्व स्तर पर इसकी ख्याति हो, ताकि जो हमारे यहाँ के विचार हैं, विचार वही हैं, लेकिन उनको कहने का तरीका, उनको समझाने का तरीका सबका अलग अलग हो सकता है। मैं समझता हूँ आपके साथ जो भी व्यक्ति बैठेगा वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव सोच लेके ही बैठेगा, और ऐसा व्यक्ति यहाँ पर कभी आएगा ही नहीं जो सोच से गलत होगा। ये आपकी महानता है, ये आपकी जो पॉजिटिव वेव्स हम लोगों में बह रही है, ये उसका असर है। तो मैं पुनः गौसी बड्डा के सभी जितने भी हमारे सम्मानित साथी हैं, और साथ ही साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ कि हमारे गौसी बड्डा का जो पॉडकास्ट है सभी वरेण्य लोगों का हो, वरिष्ठ लोगों का हो, युवा लोगों का हो, और ऐसे लोगों का हो जिनके माध्यम से समाज में कुछ अच्छा संदेश जाए, और संदेश जा भी रहा है। मैंने इससे पूर्व में आपकी जो वीडियो देखे, वास्तव में एक से एक बेहतर। आपके जो सवाल हैं, जो रैंडम एकदम आप चर्चा करते हो, गॉसिप करते हो, तो वो बहुत अच्छी है एकदम से। गॉसिप करते हो
में वो आनंद आता ठीक है। है, बहुत अच्छा लगता है। दया भाई थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा यार बात करके, आपसे मजा आया। मुझे बड़ा आनंद आया आपके साथ बैठने में, कभी इतना समय हम लोगों ने हाँ, एक साथ बहुत बिताया, धन्यवाद, बिल्कुल। और बहुत आनंद आया। बहुत बहुत बधाई। तो दोस्तों ये थे वैभव सोमवंशी जी सुभग। आज के लिए बस इतना ही, विदा लेता हूं इस वादे के साथ कि अगली बार हमारे स्टूडियो में हमारे ही शहर के एक और हीरो आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन जो लोग नए हैं, जो पहली बार यहाँ पर आए हैं, स्टूडियो को देख रहे हैं कौशिक अड्डा को, प्लीज़ उन लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आज की इस पॉडकास्ट में आपको क्या अच्छा लगा, कितना मज़ा आया और वैभव भाई का व्यक्तित्व कैसा लगा, इसके बारे में ज़रूर कमेंट करके बताएं हमें। तब तक के लिए धन्यवाद। आज का एक सवाल और है कि वैभव भाई किन किन विषयों में रुचि रखते हैं और सबसे ज़्यादा उनको कहाँ पर देखा जा सकता है, किन मंचों पर क्या करते हुए देखा जाता है। ये सवाल का जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में आके। अगली पॉडकास्ट में हम उस व्यक्ति का नाम लेंगे जो सही जवाब देगा। थैंक यू वेरी मच।